फादर को फर्स्ट अटैक आ गया था। 5 साल के बच्चे के मन में खोने का डर पैदा हो। आपको लगता है कि इनका हाथ पकड़े रहो, इनका हाथ पकड़े रहो। घर आके पता चला दरवाजे पे मुझे कि ही इज नो मोर। जिंदगी जीने की वजह ही नहीं रही। बट मुझे कई बार लगता रहा जज्बात ही हमें एंटरप्रेन्योर बनाते हैं। और गांव में सूचना कैसे मिले, इनको इश्तिहार दो। मुझे समझ में आता था कि ये आदमी जो है ये इश्तिहार को आगे जाके फेंक देगा, ये जेब में रखेगा। ये कैसे, मतलब शक्ल देख के आपको पता चल जाता? एक चीज, एक नाम पड़ गया है, ब्रांड मशीन। पेट साफ नहीं होता तो पेट सफा रजिस्टर हो गया। अब एल्पेनलीबे नाम रखेंगे, पहले तो कोर्स करवाना पड़ेगा। सीक्रेट है जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के पास आता है, उनके पास मार्केट में चलते हुए ट्रेंड्स को पकड़ने की आदत है। इसके पीछे भी कोई साइंस है? कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है, जितना भी सीरियस प्रॉब्लम है, बट उस पर जोक्स बहुत बनते हैं। राजू श्रीवास्तव जी को उसमें लेके आए। 3 महीने बाद स्थिति ये थी कि लाई नहीं दे पा रहे। नैनो टाटा का प्रोडक्ट, पीपल फैसिनेटेड। उससे पोजीशनिंग दुनिया की सबसे सस्ती का, आपने कस्टमर से प्राउड ही छीन लिया कि बड़े बिजनेस छोटी गलतियों से खत्म हो। रास्ता एग्जिट फ्रॉम कैश गेन का कैसे आया? मैंने एक मेजर गलती ये की कि मैंने बड़े ब्रांड बनाए। गलती किए बिना आप सीखते कैसे? ठोकर जो है वो आपको गिरने के अंदाज सिखाती है। आपकी शुरुआत हुई ऐसे समय पे जब आपने बिल्कुल बचपन में ही अपने पिताजी के साथ, जब वो अपना मरीजों की परेशानियों को हल कर रहे थे, ऐसा कहते थे कि मेरे साथ आके बैठो। हमारी जनरेशन के बच्चों के लिए फादर बहुत बड़े हीरो थे। रोल मॉडल। वो रोल मॉडल कैसे बनना है, रोल मॉडल थे। समहाउ मेरा मेरे से थोड़ी सी ट्रेजेडी ये भी थी कि 81 में मेरे फादर को फर्स्ट अटैक आ गया था। फर्स्ट अटैक हुआ था 1981 में। वो मैं था 5 साल का। अब 5 साल के बच्चे के मन में खोने का डर पैदा हो गया। वो खोने का डर जो है वो, अब आपको लगता है कि इनका हाथ पकड़े रखो, इनका हाथ पकड़े रखो। मैं वही कह रहा हूँ कि आप सन के दृष्टिकोण से देखो, उस पुत्र के दृष्टिकोण से, जी। कि अपने फादर को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। आपने जो आगे सक्सेस ली, क्या वो सीड वहां पे बो हुए? ये आकाशी, ये आपने ना बड़ा एक खूबसूरत सवाल किया है। जिस कैटेगरी में बिजनेस हमने डेवलप किए उसमें 2 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला है प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आपने बनाया वो प्रोडक्ट में का रिजल्ट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। प्रोडक्ट हमारा हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, उसका लुक फील एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। जी। दूसरा है कि अगर वो जो प्रोडक्ट आपने बना लिया है तो अब उसका कम्युनिकेशन आपके टीजी से सीधा होना चाहिए, संवाद अच्छा होना चाहिए, और जो सूचना है वो डिसेमिनेट होनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब जानदार प्रोडक्ट हो और उसको जनता तक पहुंचाने की कम्युनिकेशन सिंपल, क्लियर और इम्पैक्टफुल हो। एडवर्टाइजिंग कैसे हो? हाँ, एडवर्टाइजिंग मतलब लोग मास तक पहुंचे कैसे? हाँ। ये ट्रेनिंग की शुरुआत होती है जब मैं 9 साल का था, जहां से मैंने बात शुरू की थी। जी। मैंने कहा था जब मैं 9 साल का था तब से मेरा ग्रूमिंग स्टार्ट हुआ। उसकी वजह ये थी कि मेरे फादर जीएमएस डॉक्टर थे। उनका क्लिनिक था अंबाला में। जो उनके क्लिनिक पे मेडिसिन दी जाती थी आयुर्वेदिक, उसमें प्रचार के माध्यम क्या होते थे? इश्तिहार होते थे। उस टाइम पॉम्फलेट्स बांटे जाते थे। जी। पॉम्फलेट्स या तो खड़े होकर बांटता था कोई, या अखबारों में डलते थे सुबह 4 बजे। 4 बजे बिल्कुल। मैं था उस टाइम 5th क्लास में। मुझे अच्छी तरह याद है कि तो अंबाला में मेला लगा करता था, वामन द्वादशी का, दशहरे का, नवरात्रों पे। तो मेला में क्या, आसपास के गांव के लोग आया करते थे। करेक्ट। अब गांव में सूचना कैसे मिले, उनको इश्तिहार दो। हाँ। अब इश्तिहार देने के लिए जब किसी को हायर किया जाता था तो वो इश्तिहार फेंक देता था। हाँ। खड़े होकर बांटते नहीं थे। हाँ। ऑनेस्टी नहीं थी। हाँ। तो वहां पर खड़े होना पड़ता था। तो मुझे लगा कि इसको भी क्यों देना है कुछ इश्तिहार, मैं ही बांट देता हूँ, खुद ही बांट लेते हैं, उसमें क्या है, खड़े ही तो होना है। करेक्ट। उसमें क्या है, आपको मजा आता है। आज लगता है वो चैलेंज है, बट उस टाइम तो आपको मजा आ रहा है। हाँ। और वहां मेले में खड़ा होकर मैं क्या है कि एक एक इश्तिहार बांटता था। हाँ। अब यहाँ पहली लर्निंग क्या हुई, मुझे समझ में आता था कि ये आदमी जो है ये इश्तिहार को आगे जाके फेंक देगा, ये जेब में रखेगा। आपको ये अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू। ये कैसे, मतलब शक्ल देख के आपको पता चल जाता? सर एक चीज, आप 6 घंटे से कर रहे हैं जी। अब चेहरे से पहचान जाते हैं कि मेरा टीजी कौन है। ड्रेस सेंस से समझ आ जाता है, आपके चलने के ढंग से समझ आ सकता है, आपकी एज से समझ आ जाता है, जी। आप किन के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, आपका ग्रुप कैसा है, आप हंस के चल रहे हैं, आप सीरियस चल रहे हैं। हर चीज से समझ में आता है कि आप जो इश्तिहार उसे देने वाले हैं जी। वो उसको साथ कैसा ट्रीटमेंट करेगा। जी। तो मोटी बात यह है कि आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो गया कि कम्युनिकेशन का कॉस्ट क्या है, उसका एफिशिएंसी क्या है, कैसे किया जाना चाहिए। तो आपको आरओआई समझ में आने लगी कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ पर बेटर होगा। करेक्ट। दूसरा कहा हमने प्रोडक्ट बनाना, जी। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे फादर
जो थे उनके पास फिक्स फॉर्मुलेशन थे, जी। तो एक पर्चे पे लिख के दे देते थे कि जाओ ये तालम खाना है, मूसली सफ़ेद है, अकरकरा है, बीज खूंच है, विदारी कंद है, नाक केसर है, गोक्षु है, ये आप ले आओ। 13-14 साल 15 साल का बच्चा जब दुकान पे जाके अब उसे समझ में आने लगा कि शतावर कौन सी अच्छी होती है, अकरकरा कौन सी अच्छी होती है, कहाँ की अच्छी है, क्योंकि आप बात तो करोगे करेक्ट। और घर में आके फिर आप उन्हें बनाने में जब उनकी सहायता करते हो तो किस विधि से बनती है, क्या रेसिपी है, क्या रेसिपी है, कलक विधि है, शुद्ध कैसे की जाती है, करेक्ट। कौन सी चीज़ है पॉइजनस है जो शुद्ध नहीं की जाती। और एक चीज़ और है आकाश जी कि आप ना तब कुछ नहीं सीखते जब आपको सिखाने जाया जाए, आप तब ज़्यादा सीखते हैं जब आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब आप सिर्फ चीज़ों को देख रहे हैं, कि तब आप पे प्रेशर नहीं है और वो चीज़ें याद भी रह जाती। हर जगह के एक छोटे छोटे हीरो ब्रांड्स होते हैं। नॉर्मली आजकल जब लोग अपना काम नया शुरू करने लगते हैं तो एक मन में बड़ी एस्पिरेशन रहती है, अखबारों में मीडिया में पढ़ते रहते हैं ये यूनिकॉर्न वो यूनिकॉर्न, तो लगता है कि बस दुनिया जीत लेंगे, शहर जीत लेंगे। ये लोकल हीरो ब्रांड एक कैटेगरी है या वो एक स्टेज है जहाँ से लोग आगे जाते हैं, या वो एक कैटेगरीज अलग ही रहती हैं जो वहीं रह जाती हैं और उसी मार्केट को सर्व करती रहती हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स को सर्व करती रहती हैं? हर गांव कस्बे का एक हीरो ब्रांड होता है जी। और वो हीरो ब्रांड कितना स्केल कर पाए वो उस उद्यमी पर, उस एंटरप्रेन्योर पर भी तो डिपेंड करेगा ना कि उसे कितना स्केल कर पाया, किसको कितने मौके मिले, किसने कितना न्याय किया, इस चीज पे ज्यादा डिपेंड करता है। आपका आपके फादर के साथ जो रिलेशनशिप था, एक आपको डर लग गया, लेकिन वो डर एक दिन सामने आया जब वो इस दुनिया से गए। आप उस समय 23 साल के थे, कहीं जॉब भी नहीं थी, पूरी फैमिली का भार आपके ऊपर आया। कई पेन होते हैं जो दर्द देते हैं, कई पेन होते हैं जो बदल देते हैं। मैं जानना चाहूँगा आप किस फीलिंग से गुजरे और कैसे आपने उसको अपनी शक्ति बनाया, कैसे आपने अपना रास्ता आगे चुना? बड़ा मुश्किल है कि एंटरप्रेन्योर के लिए जज्बातों को लेकर चलना सर। बट मुझे कई बार लगता है ये जज्बात ही हमें एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, नहीं तो मशीन ही बन क्या जाए। बात कही आपने, ये चाहिए, बहुत बड़ा जरूरी अच्छा है, बोला आपने। क्योंकि जज्बात आपको रास्ता दिखाते हैं। रास्ता दिखाता है और मुश्किलों से निकलने की एक जिसका दिलासा देता है कि भाई निकल जाएगा यार, हो जाएगा, चल चिंता नहीं कर। हुआ क्या था कि दिसंबर 98 में ना मेरे फादर को, उनको एक फ्रैक्चर हो गया था आँख में, बाजू में एक फ्रैक्चर हो गया, तो वो धीरे धीरे रिकवर हुए। तो अप्रैल में मेरा खुद का मानना था कि अब हम इसके लिए अरदास करके आते हैं कि ठीक हो गए। बड़ा खुश था मैं, तो मैं, मेरी सिस्टर और मेरे मामा जी, कुछ परिवार के लोग, हम वैष्णो देवी गए वहाँ पर शुक्राना करने। जी। बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि जब हम आए तो घर आके पता चला दरवाजे पे मुझे कि ही इज नो। तो वो एक इतना ट्रेजिक, एक तो उसका इतना ट्रेजिक था कि एक तो उनका जाना और इस तरह से जाना। तो मैं क्या करता था, मैं उन्हें रोज 2 घंटा एक चिट्ठी लिखा करता था अच्छा। और हर रोज उन्हें, रोज क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये आज अगर ये मैंने इस बर्ड को देख रहा हूँ, अगर आज ये वाली अ, गाड़ी यहाँ से जा रही है, घर में ये सब्जी बनी है, कोई भी चीज़ हुई है, तो आज वो उसके अंदर शरीक नहीं है और मैं अकेला उसको दे रहा हूँ। तो मुझे इस चीज़ का बोझ आता था खुद पे। अच्छा। पहले तो लगा कि ज़िंदगी जीने की कोई वजह ही नहीं रही। ऐसा दौर आता है और जब भी किसी की ज़िंदगी में ऐसा दौर आए, तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि वक़्त जो है, वो सबसे बड़ा मरहम है और टाइम के निकलते साथ-साथ टीस भी कम होगी, पीड़ा भी कम होगी और ज़िंदगी में आगे चलना और आगे बढ़ना जो है, वो ज़िंदगी के साथ असली न्याय है। तो तो आपने ये मैं, कोहरा से कैसे बाहर निकले? वजह भी थी और मजबूरी भी थी, हम्म। क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे फंड्स तो थे नहीं। जी। मेरे फादर जो कमाते थे उसी से घर चलता था, तो मजबूरी भी थी। जी। जो इनकम सोर्स है वो तो चला गया है। जी। अब आप आगे घर कैसे चलाएंगे, आगे कैसे चलेगा? तो ये एक सबसे बड़ा जो सवाल था। जी। उससे पहले कभी ज़रूरत नहीं महसूस हुई, कभी ऐसा लगा नहीं कि आपको पैसों की ज़रूरत है। हम तो उन सिक्कों में ही पूरी हो आज जाती से थी। ज़्यादा अमीर थे। जी। मैं अगस्त 99 में जब हमने कुछ पैसे दिए और उससे क्या किया कि एग्जैक्ट वो 2000 रुपये थे। ऐसा लगता है कोई आज बिलीव भी ना करे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ 2000 रुपये और आपने कैसे, या तो बैंक इन्वॉल्व किए, सीसी इन्वॉल्व की, आपने क्या किया। हाँ। बट जब आप डेस्टिन्ड है किसी चीज़ को पाने के लिए तो चीज़ें ऐसी। जी। तो मैंने वो 2000 रुपीज़ लिए। तो मेरे फादर का क्लिनिक जो था वो बंद था 4 महीने से। हम्म। तो मेरे एक दोस्त थे डॉक्टर अजय,
ओके। उनसे मैंने बात की। उन्हें मैंने कहा कि देखिए जो भी मेडिसिन है वो सारी बुक्स में लिखी हुई है हमारे पास, एक-एक जिस प्रॉब्लम में जो दवाइयाँ वो देते हैं सब लिखी हुई हैं, और ये मेडिसिन्स जो है हम देंगे, और उनका पेशेंट बेस है वो आता है हर क्योंकि उसमें 15 डेज़ 30 डेज़ का मेडिसिन लेके जाता है पेशेंट। जी। तो ये आप एक काम कीजिए, उनका बैनर है, प्रैक्टिस आप कीजिए, आप बैठिए उनकी आप दुकान बैठिए पे। और हाँ। हाँ, जो प्रॉफ़िट है हम वो शेयर करेंगे। तो उसके बाद वो काम हमारा बढ़ना शुरू हुआ। ओके। वो ऐसा बढ़ना शुरू हुआ कि फिर और शहरों में भी क्लिनिक जो है खोले। अच्छा। एक टाइम पे मेरे 18 क्लिनिक्स थे। इसको फिर स्ट्रक्चराइज़्ड किया, जुनेजा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी बनाई। अच्छा। शटर उठाने के पैसे थे, उसके बाद तो काम शुरू हो गया, जी। पैसा आने लग गया। हाँ। उसी का रोटेशन से आगे क्लिनिक भी बनाए। फिर उसके बाद एक टाइम पे मैंने कहा कि 18 क्लिनिक्स थे, अच्छी इनकम थी, बट मैं खुश नहीं था बिल्कुल, क्योंकि उसके ऑपरेशंस में बड़ी दिक्कत थी। दूसरा, जो डॉक्टर साथ में काम करते थे, वो वैसा नहीं ट्रीट करते थे जैसा मैं चाहता था। कुछ चीज़ें हिडन रखी जाती थी। तो वो मुझे मॉडल जो है, वो मुझे मॉडल आगे बढ़ता नहीं नज़र आया, और साथ में मुझे ये भी लगने लगा कि आप एक-एक टच बेस करके कितने लोगों को कनेक्ट कर पाएँगे। अगर ये दवाइयाँ इतना रिज़ल्ट देती हैं, ये मेडिसिन्स पे इतना फ़ायदा, इन इन जड़ी-बूटियों के खुद्दों में इतना फ़ायदा है, तो आगे भी पहुँचनी चाहिए, पहुँचाई जा सकती है। करेक्ट। 17 अक्टूबर 2003 को ओके। मेरे माइंड में जब मैंने काम शुरू 5 साल बाद। आकाश, जब मैंने काम शुरू किया ना, तो मेरे माइंड में एक फ़िगर थी कि जब मेरे पास ना कुछ इतना फंड मेरे पास एक्यूमुलेट हो गया, तो उसके बाद तो मैं जो है फाइनेंशियली सिक्योर हो जाऊँगा, आर्थिक मोक्ष मिल जाएगा, और फिर मैं कुछ ज़िंदगी में दूसरा सोचूँगा। ओके। पहले मेरे सामने एक गोल था। हाँ। वो गोल क्या था सर? पैसे कितने पैसे? ये थोड़ा-सा सीक्रेट रख लेते हैं। जैसी आपकी हाँ इच्छा। जी। बट लोग जानना चाहेंगे कि वो गोल से कैसे हाँ जी। नए गोल्स बने। नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था। हाँ। पहला मेरा टारगेट था कि भई 2 करोड़ रुपए जब मेरे पास टोटल एसेट्स आई मीन सब मिला के। अच्छा, नॉट फ्री कैश, नो, नो, सब मिला के। एसेट्स, कि जब इतना पैसा हो जाएगा तो आप फाइनेंशियली सिक्योर हो, हम्म। आपको ज़िंदगी में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम्म। तो ज़िंदगी में आप सोचना अब आपने क्या करना है, ये तो किस्मत ने आपको उठा के डाल दिया इसमें। जी। तो एक 17 अक्टूबर 2003 मैंने आपको इसलिए बोला कि मैं पानीपत में था उस दिन, और जब मैं काउंट कर रहा था कि ये एफडी है, यहाँ ये है, यहाँ ये चीज़ है, वो चीज़ है, मिला के मैंने कहा ये तो हो गए। हो गया। तो मैंने अपनी वाइफ को कॉल किया, मैंने कहा कि सारा हम लोग, वो शिमला से है, मैंने कहा हम शिमला जाएँगे, हम्म। और शायद मैं अब कुछ और करूँगा। टू बी प्रिसाइज़ वो भी 17 दिन ही थे। बिल्कुल आराम से, कोई ख़ास सोचा नहीं, सिर्फ़ वहाँ पर मौसम का मज़ा लिया, वहाँ की धूप सेकी, सुबह पराठे खाए, हाँ। तो यही चीज़ें की, मन को शांति दी, हाँ। रेस्ट किया, और अब सोचा कि आगे क्या करना है। तब मैंने अनाउंस किया कि जो हमारी मेडिसिन्स हैं, इस तरह से हम इसे आगे लेके जाना चाहते हैं, और एक हमारी लाइसेंस है, हमारे पास फैसिलिटी है संजीव फार्मास्यूटिकल के नाम से, हाँ। जो 1998 में ऑब्टेन किया था, उसको दोबारा से उसको देखते हैं और ऐसा करना चाहते। तो सारे मेरे अगेंस्ट थे, कोई भी मेरे साथ नहीं था। नेबरहुड में एक सज्जन थे, मेरे दोस्त थे, जी। तो उन्होंने मुझे, पंजाबी थे, उन्होंने बड़ी मेरे को पंजाबी में बात समझाई। हाँ। कहते जद रब सिद्धा होए तो रब नू वट्टे नहीं मारी दे। कहते आप गलत कर रहे हो, जब चीजें सारी ठीक चल रही हैं, हाँ। तो भैया तुम क्यों पंगे ले रहे हो। हाँ। सारा ने मुझे कहा, कहते कि जब आपको कुछ नहीं आता था तब आपने ये किया, अब तो कुछ पहले से बेहतर जानते हैं, तो मुझे भरोसा है कि आप कर लेंगे। एक्सीलेंट। तो वहां से फिर सेकंड इनिंग, मुझे अच्छी तरह से याद है, हमारे कुछ प्रोडक्ट्स थे जो जनरल डेबिलिटी के लिए थे, रॉयल कैप्सूल, रामबान वटी, जो हम यूज करते थे, करेक्ट। और उनका एक कॉम्बिनेशन। तो पहले तो वही अपना कुछ अपना प्रोडक्ट्स जो है कुछ अपने बनाए, एक आध प्रोडक्ट बाहर से बनवाया, और निकल पड़े। वहाँ तो एक स्कूटर था मेरे पास, स्कूटर लिया, और जो आसपास के गांव कस्बे थे वहाँ चले गए। जी। इतनी समझ थी कि अब मेडिकल स्टोर को देंगे, हाँ। मेडिकल स्टोर वाला कहेगा ठीक है जी, उनको वो एक प्राइस पॉइंट पे हमसे ले लेगा, हाँ। और प्रोडक्ट वो बिक जाएंगे। हाँ। तो वहाँ जाके आपको पता चलता है कि ये जो प्रोडक्ट है भैया, ये तो प्रेस्क्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, जिसको आप बना लिया, ये तो हाँ। डॉक्टर्स जब तक स्लिप नहीं लिखेंगे ये नहीं बिकेंगे। अच्छा। अगर आपको ट्रेड का सपोर्ट चाहिए तो ट्रेड के टाइप के प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। ट्रेड को क्या चाहिए, ओटीसी में ओवर द काउंटर वाले। ओवर द काउंटर वाले प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे हमें, तो
ना CST नंबर पता था, क्या वो हाँ, CST क्या होता है, ना करेक्ट हमें कोई ओवर द काउंटर कुछ नहीं पता था हमें। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। वो तो आप समझिए कि आपको तैरना नहीं आता और आपने समंदर में छलांग लगा दी। तो मार्केट ने बताया कि ठीक है आप बनाइए। ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी ने डिस्करेज नहीं किया। कुछ लोग जो हैं वो बड़ा अच्छी तरह से पेश भी आते हैं, कुछ लोग हैं जो बड़ा ऑफेंडेड भी होते हैं, आपको इंसल्ट भी करते हैं, कुछ लोग हैं अच्छी तरह से पेश भी आते हैं। उन सभी का थैंक यू कहना चाहता हूँ मैं कि जिन्होंने उस टाइम आपको थोड़ा सा सपोर्ट किया, आपको ऐसा नहीं महसूस कराया कि कभी कुछ होगा नहीं। हम्म, तो कोई एक ऐसा एंजल मिल जाता है जो आपको थोड़ा सा, आप भाग रहे हो ना, सिर्फ हल्का सा डायरेक्शन दे दो। हम्म, एक्चुअली आदमी को पुश नहीं, आदमी को थोड़ा सा नज ही चाहिए होता है। नजी चाहिए। हम्म, तो कोई हल्का सा नज दे दे आपको। कि एक अंकल थे, उन्होंने बड़े आराम से बिठाया, उन्होंने पूछा कि अभी चाय चाय पियोगे। बड़ी बड़ी रेयर सी बात थी। हाँ, या तो उन्होंने मेरा स्ट्रगल देखा होगा, हाँ, कि गर्मियों के दिन थे, धूप में एक लड़का चला हुआ है और उसको पता कुछ नहीं बाजार का। हाँ, फिर उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह नहीं पुत्र जी, इस तरह करना है, तुसी इतना देर प्रोडक्ट ले आओगे तो विकणगे। हाँ, तो उन्होंने बताया कि इस तरह के आप प्रोडक्ट बनाएं, हाँ, और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप एक काम करो, हमारे मेडिकल स्टोर के काउंटर पे यहाँ पे एक पोस्टर लगा दो या बाहर हमारा बोर्ड लगवा दो। इस तरह की चीज़ें उन्होंने सजेस्ट की अच्छा, कि ठीक है, अभी अवेयर भी तो होंगे ना लोग। अगर अवेयर ही नहीं होंगे तो कैसे बिकेगा। वही तो एडवर्टाइजिंग वाली बात। एडवर्टाइजिंग तो फिर वो कहानी क्योंकि पीछे आती तो थी हमें, हाँ, वो इश्तिहार वाली कहानी आती तो थी हमें। करेक्ट। तो वहाँ प्रोडक्ट बने, रिजल्ट्स हमारे पूरे एश्योर थे ही हम, हम्म, रिजल्ट्स हमें पता ही थे। हम्म, तो अपने फोटे पे गए, अपने फोटे पे हमने प्रोडक्ट्स बनाए। अब उनका जो है एडवर्टाइजिंग शुरू हुआ, तो धीरे 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 जो चीज़ें आगे बढ़ने लगी। तो सबसे पहले कौन सा ओटीसी प्रोडक्ट मार्केट में टच किया? जो प्रोडक्ट आगे पहचाना गया वो तो केश किंग ही गया, केश किंग। केश किंग। बाकी किसी में कोई खास सक्सेस हमें मिली नहीं। ओके। 2008 मतलब आप समझिए कि 2003 से 2008 जो था, हम्म, ये हमारे लिए ग्राइंडिंग स्टेज था। ग्राइंडिंग स्टेज जिसमें आपने इस प्रोडक्ट की नीड हम्म, और प्रोसेस को समझा, और हाँ जी। आपने खुद ही फिर बनाया या किसी से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या किस तरह से आपने? केश किंग, हाँ, केश नहीं नहीं, किंग। केश किंग हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी, हाँ, हिमाचल में था, खुद ही बनाया। पर इतना इल्म था नहीं, हमें था कि ठीक है 5-10 हजार बोतल हम महीने की बेचेंगे, हाँ, तो उस हिसाब से हमने बनाई थी। एक शेर याद आ रहा है मुझे, आकाश जी, सुनाऊं आपको बिल्कुल बिल्कुल सर, इतना इस इरशाद मौके इरशाद। पे। हाँ जी। तो किसी शायर ने लिखा है कि वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, कि वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ाना। क्या बात, क्या बात। जिसने उड़ना है उसने उड़ना ही है। उड़ना ही है। तो केश किंग ये नाम कैसे आया? क्योंकि मैंने आपके सारे प्रोडक्ट्स में एक बड़ी कॉमन चीज देखी है कि नाम आप बड़ा सिंपल और बहुत ही क्लियर रखते हैं, कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं छोड़ते। हम्म, तो ये कोई ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, कोई एक्सपर्ट्स बैठ के इसको डिसाइड करते हैं कैसे? मतलब जैसे कहते हैं ना, बुल्स आई एकदम नेल कर देते हैं, हम्म। वो कैसे? आपका जो कंज्यूमर है, पहली बात तो जो भी प्रोडक्ट का नाम है वो सेल्फ एक्सप्लेनरी होना चाहिए। जी। सेल्फ एक्सप्लेनरी होने से क्या फायदा होगा कि जो प्रोडक्ट के नाम को नहीं जानता वो भी रिलेट कर लेगा। जैसे डॉक्टर ऑर्थो है, पेट सफा है, अब पेट सफा सेल्फ एक्सप्लेनरी नाम है कि पेट सफा क्या मैं करेगा, इसको पेट यूज पेट करके आपका पेट पेट साफ साफ करेगा। होगा। अब मान लीजिए आपका एक कंज्यूमर है, वो पेट सफा को नहीं जानता, बट वो किसी मेडिकल स्टोर पे गया है, किसी जनरल स्टोर पे गया, उसने सामने एक पेट सफा की बोतल लगी देखी, तो वहां से भी वो प्रोडक्ट खरीद लेगा। अच्छा, एक पेट सफा दे दो, हम्म, तो आपको एक एडिशनल सेल्स मिली। दूसरा फायदा ये हुआ कि जो उसकी प्रॉब्लम है, जैसे पेट साफ नहीं होता, हम्म, तो पेट सफा रजिस्टर हो गया, हम्म, नाम याद रखने में दिक्कत नहीं। करेक्ट। अब एल्पेनलीबे नाम रखेंगे तो पहले तो एक कोर्स आदमी बोल करवाना, ही नहीं पाएगा। पहले तो कोर्स करवाना पड़ेगा कि हाँ, नाम याद कैसे रहे। मुझे लगता है कोई भी टंग ट्विस्टर नहीं होना चाहिए, ओके। कोई भी नाम हो। भाई हर एक का एक बार देखिए, मैंने एल्पेनलीबे का भी स्टडी पढ़ा था। एल्पेनलीबे को कह रहा है कि टंग इतनी बार टच होती है कि अब क्रेव करते हैं। अच्छा। अब हम, मुझे तो लगता है हमारे इंडियन बच्चे इतना कि हाँ, वो पहले टंग इतनी बार टच होगी, वो क्रेव करेगा, फिर टॉफी मांगने जाएगा। हाँ, मेरी सोच थोड़ी अलग थी। और कभी वो याद करना चाहे तो उसे याद आ जाए, हम्म, उसे ऐसा नहीं कि उसको दोबारा उसको रिमेम्बर करने में उसको इतना टाइम लग रहा है। इसलिए डॉक्टर ऑर्थो, पेट सफा, हम्म, रूप मंत्रा, रूप का मंत्र, सच्ची सहेली, केश किंग, सारे नाम इसी तरह। इचकू नया हमारा ब्रांड है, इचकू। इचिंग के लिए है। हाँ, इचकू जैसे पेपी नेम। मैं पूछने ही वाला था, ये कोई इचिंग के से रिलेटेड है देखिए, तो नाम है उसका एकदम। हाँ, बट ये बिल्कुल ही डिफरेंट एरिया है। जैसे आप केश किंग की बात करें वो हेयर केयर की कैटेगरी में आता है, डॉक्टर ऑर्थो की बात करें वो जोड़ों के पेन
और उसके लिए आता है। बड़ी दोनों डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, डिफरेंट एरियाज हैं, डिफरेंट एक्सपर्टीज है। तो ये प्रॉब्लम्स कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्रॉब्लम के पीछे अब जाना है और इस प्रॉब्लम के पीछे जाने का समय आ गया है, ये पहले वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, बिजनेस स्टेबल हो गया है, वो क्या स्टेज के सिग्नल्स हैं आपको मिल जाते हैं कि भाई अब ये अपनी पटरी पे चल पड़ा है प्रोडक्ट, अब मुझे नए पे जाना है? तो वो लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरी जिंदगी एक ही प्रोडक्ट में निकाल देते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते कि भाई कुछ और किया तो ये हिल जाएगा, अगर वो नहीं चला तो पैसे यहाँ खराब हो जाएंगे, तो बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो ये आपने कैसे मल्टीपल ब्रांड्स की तरफ अपनी जर्नी को शुरू किया? कैटेगरी क्या है, देखिए कैटेगरी बाजार तो खुला है और बड़ा बाजार है, कैटेगरी तो आपको मालूम ही है, क्योंकि बिफोर कैश किंग तो चलिए हमारे पास बाजार नहीं था जी। आज तो हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, पूरे हिंदुस्तान में हमारे स्टॉकिस्ट हैं, सुपर स्टॉकिस्ट हैं, हाँ, पूरा डेटा है हमारे नाम है, पास, भरोसा है, नाम सब कुछ भरोसा है। सब कुछ है। तो अब उनसे पहली बात है, कोई भी चीज़ हो तो सिर्फ जस्ट ए कॉल अवे, आपने सिर्फ 500 फोन ही करने हैं, करेक्ट। वहां से आपको समझ में आया था। रादर बाजार से हम लोग सजेशन लेते हैं कि ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे हमने इचिंग का, हमने जब प्रोडक्ट लाना था तो बाजार से पूछा अच्छा। कि इचिंग के लिए कौन सा प्रोडक्ट है, हाँ, कैसे बिकता है, कौन से हीरो ब्रांड्स है, तो उन्होंने बताया कि इचिंग है, बट ये कैटेगरी सिर्फ एक तो आपका कोस्टल एरिया में चलेगी हाँ, क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमिडिटी और होती है। दूसरा आपका रेनी सीजन में चलेगी, बाकी टाइम आपका प्रोडक्ट जो है कि इचिंग वाला काम नहीं करने वाला, करेक्ट। तो प्लान उस तरह करो। हाँ, प्रोडक्ट से ब्रांड बनाने की जर्नी तो हमें आती है, करेक्ट। प्रोडक्ट बनाने का जर्नी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़ी अजीब सी चीज है जो लोग पकड़ नहीं पाते। ये इसको कहते हैं कि एक सीक्रेट है जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के पास रहता है, उनके पास मार्केट में चलते हुए ट्रेंड्स को पकड़ने की आदत है। जैसे आपने बोला कि डिस्ट्रीब्यूटर से आप फीडबैक लेते हैं, आपको पता चलता है, तो आगे क्या आने वाला है, क्या चीज़ बड़ी होने वाली है, किस चीज़ की एक्सेप्टेंस बढ़ने वाली है, तो ये ट्रेंड्स भी आपने काफ़ी सेट किए हैं और उनको पहचाना है और उसकी वजह से आप नए नए प्रोडक्ट्स लाए हैं। तो ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, अगर मैं इसको एक टर्म दूं, तो वहां पे आपने कैसे पकड़ बनाई? कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जो कैटेगरी आपको डेवलप करनी पड़ती है, अच्छा। कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जो कैटेगरी पहले से हैं बट उसमें गैप बहुत है। उसमें गैप। जैसे मैं पहले हेयर हेल्थ कैटेगरी की बात करता हूँ, जी। जो हमारा फर्स्ट ब्रांड केश किंग, उस टाइम सिर्फ हेयर ऑयल की बात होती थी, स्टाइल की बात होती थी, बाल रहे सुलझे, बाल रहे शाइन, ये वो इस तरह की चीज़ें, और हेयर हेल्थ को लेके पूरा एम्फेटिकली कोई बात नहीं करता था कि इससे आपकी हेयर हेल्थ एश्योर हो। बड़ा गैप था। जी। और हेयर फॉल जो एक ऐसी प्रॉब्लम है, वो सीधी सी बात है कि हेयर फॉल जो है जब भी किसी को होता है, ये तो है नहीं कि वो डॉक्टर के पास चला जाता है, वो तो या तो किसी से नुस्खा पूछता है या पास के मेडिकल स्टोर से पूछता है हाँ। कि आज आज की बात नहीं कर रहा, आज से 15 साल पहले जाइए तो चीज़ें इसी तरह से थी, करेक्ट। कि पूछता है कि हाँ जी हेयर फॉल हो रहा है, कि किस तरह से क्या प्रोडक्ट लूँ मैं, हम्म। तो वो उसके हाथ में, वो उस ट्रेड उसको पुश भी कर सकता है। करेक्ट। अब अगर प्रोडक्ट आपका रिजल्ट ओरिएंटेड है तो डेफिनेटली आपका विन है। करेक्ट। अगर प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा तो ठीक है, आप उस टाइम तो वो बाजार आपके लिए नहीं है, हम्म। बट अगर आपका प्रोडक्ट काम कर रहा है तो ये बाजार आपकी। हम्म। तो ये एक कैटेगरी नहीं थी, हेयर हेल्थ। हम्म। हेयर हेल्थ में एक गैप था, हेयर हेल्थ का कैटेगरी डेवलप हुआ, उसके बाद तो जरूरी नहीं है कि कोई नई चीज को देखा जाए, जो चीजें हैं उनकी उनमें क्या कमियां हैं, वो किस एरिया पे काम कर रहे हैं, कौन से एरिया छोड़ जा रहे हैं, तो उसमें भी एक अपनी आदमी पहचान और कैटेगरी खड़ी कर सकता है। हाँ जी, बट ये सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग चीज़ें बदलती हैं। जैसे जी। दूसरा मैं नाम लेता हूँ, लेग्जेटिव कैटेगरी। ओके। अब लेग्जेटिव कैटेगरी में क्या है, कॉन्स्टिपेशन का जो कैटेगरी है, जी। जब स्टडी किया तो उस टाइम जो हीरो ब्रांड है कंट्री में, और उसके रिजल्ट अच्छे हैं, लोग जानते हैं उसे, पॉपुलर है, अच्छी तरह से पेनिट्रेटेड भी है, जी। बड़ा ब्रांड है, कईयों ने ट्राई किया बट उस कैटेगरी में एंटर नहीं हो पाए। हम्म। बट वो कैटेगरी बड़ी है, जी। बट कंपटीशन नहीं है, करेक्ट। तो वहां पर कंपटीशन के लिए प्रोडक्ट होना तो बनता है। बिल्कुल। तो ये समझ में आ गया ये कैटेगरी बड़ी है, हाँ, ये समझ में आ गया मतलब कि यहाँ खेला जा सकता नया है। खेला जा सकता है। हाँ। अब वहां पर आपको देखना है कि आपका मौका क्या है, हाँ। आपका गैप क्या है। हाँ। जैसे लग्जरी कैटेगरी का हीरो ब्रांड जी। कंट्री में था उस टाइम, जी। उसमें ये था कि ठीक है, ये रिजल्ट तो अच्छा है बट ये मुंह में चिपक जाता है, हम्म। बट इसका टेस्ट जो है वो नहीं मजा आ रहा। चौक जैसा है। हाँ, दो ही चीजों पे फिर बात की गई हाँ। कि भी टेस्ट भी अच्छा है हाँ। और रिजल्ट भी अच्छा है, हाँ। मुंह में चिपकता भी नहीं। करेक्ट।
तो वो एंट्री रूट जैसे नैरेटिव कहा, तो एंट्री रूट इतना अच्छा रहा, कॉमेडी से उसको वो किया गया, ताकि जैसे कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है, जितना भी सीरियस प्रॉब्लम है, बट उस पर जोक्स बहुत बनते हैं, चुटकुले बहुत बनते हैं, करेक्ट। तो कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी को उसमें लेके आए। हाँ तो राजू जी का उनका मैसेज इतना सही गया और इतना स्टिक गया, हाँ, ओवर द नाइट प्रोडक्ट बन गया। मैं 3 महीने बाद स्थिति ये थी कि सप्लाई नहीं दे पा रहे, सप्लाई नहीं दे पा रहे, लाइन लग गई लोगों की, लाइन ऑर्डर्स लग की गई ऑर्डर्स हर आ रहे हैं। जगह। तो लेकिन आप जब ये सब कर रहे थे सर, उस समय तो D2C ई कॉमर्स ऐसी कोई चीज़ें थी नहीं, और किसी भी OTC प्रोडक्ट के लिए, स्पेशली पर्सनल केयर को लेके, हेल्थ केयर को लेके, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं, रोल प्ले करता था, आज भी करता है। लेकिन एक आपको मतलब पहले तो आप बिल्कुल डिपेंडेंट थे चैनल पे, आज तो एक D2C अभी आपने बनाया, आपने फैक्ट्री में डाला, ऑनलाइन डाला, सोशल मीडिया में प्रमोट किया और डायरेक्ट ऑर्डर लेके पहुंचा दिया। उस समय ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेट करना आपने कैसे सीखा? मतलब आप तो खुद जैसे थोड़ा बहुत गए, जब शुरू में जब जा जाके लोगों से मिल रहे थे, तो वो एक मार्केट थी, एक लैंग्वेज थी, एक तरह का डायलेक्ट था, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में डिफरेंट लैंग्वेज, डिस्टेंसेस, डिफरेंट पीपल, कल्चर्स, तो वहां लोग कई बार मात खा जाते हैं, अपने शहर या अपने स्टेट से बाहर ही नहीं निकल पाते। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा भरोसा। हम्म, देखिए, अगर हम अपनी इंडस्ट्री की बात करें, जी हमारा इंडस्ट्री जो है, ये कंज्यूमर पुल और ट्रेड पुश, इन दो के कॉम्बिनेशन से बनता है। जी हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बनाया कि जैसे हम हरियाणा में थे, पंजाब में थे, राजस्थान में थे, अब हमने यूपी में हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। यूपी अपने आप में एक देश है, जी तो वहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। जी अब हुआ उसमें क्या करते हैं, अ, 2 तरीके हैं। जी या तो बहुत बड़ा सेल्स टीम हायर करें, वो एक-एक बीट में जाए, एक-एक से बात करे, वहाँ से पेमेंट उठाए, चेक उठाए, करेक्ट। टर्म सेट करे, वहाँ पे सामान रखे। जी बट इन चीज़ों में वो टाइमिंग जो है वो निकल जाएगी, करेक्ट। और आपका वो पेस ही कम हो जाएगा, और आप अपनी टीम से ही उलझते रह जाओगे, करेक्ट। अनटिल अनलेस आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ नहीं हो। मैं बात कर रहा हूँ कि एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जिसने भी काम शुरू किया है, जो अभी एक काम को बड़ा कर रहा है, दुनिया भी तो देख रही है। करेक्ट। अब आपने वहाँ पे मान लीजिए 6-8 महीने निकाल दिए, तो इतनी देर में कंपटीशन आपको क्रॉस कर जाएगा। करेक्ट। आपका आइडिया कोई और कंसीव कर जाएगा। हाँ, जो आइडिया आप ओन कितनी देर करते लगती थे, है कॉपी करने में? कोई भी कॉपी कर लेगा। हाँ उसमें तो कुछ करना नहीं आपने। जी तो वो टाइमिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब उस स्थितियों में आपके लिए बेहतर डिसीजन क्या है? अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने अपने राजस्थान या मध्य प्रदेश, यहाँ के लोगों को पूछा कि यूपी में आप मुझे बड़े सुपर स्टॉकिस्ट बताइए, जिनका हर शहर और गाँव कस्बों में नेटवर्क हो। अच्छा। तो यूपी को 4 पहले तो ज़ोन में बाँटा गया, वो तो हम्म, आपने बैठ के बाँट लिया कि इसी जी ज़ोन में ये ज़िले हैं, इसी ज़ोन में ये ज़िले हैं। जी अब उस ज़ोन में एक लीडर चुना गया, जो C&F की तरह हो। करेक्ट। उससे बात की गई कि ठीक है भैया, हम यहाँ पे काम शुरू करने वाले हैं, कुछ नहीं करना, तुम्हें सामान भेज रहे हैं, हम्म, कोई हम आपसे पैसा नहीं चाहिए। अच्छा। सिर्फ हमें सिक्योरिटी चेक दीजिए, और पहले उनका रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी तो देखा ही जाता है, ये तो बड़ा और ये सारे आप बेसिक सी रेफरेंस बात है। के थ्रू ही ले रहे होंगे, हाँ, तो रेफरेंस के थोड़ा थ्रू ले भरोसा रहे हैं, था। तो थोड़ा भरोसा भी था, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी अब आपने उनसे बात की, उन्हें बोला कुछ नहीं करना, हम्म, हम इस काम शुरू करने वाले हैं, और ये आप सिर्फ एक लिस्ट दे दें हमें कि जी आपके गाँव और कस्बों में जो-जो होलसेलर हैं, उन होलसेलर का आप हमें लिस्ट दे दीजिए, जी और आप उन सबको सामान भेज दीजिए। हम्म, आपने पैसा देना नहीं और उनसे पैसा माँगना नहीं, सामान भेज। हम्म, उसके बाद उन सब का उस टाइम अखबार जो था बड़ा माध्यम था। जी अभी तो बदलते जा रहे हैं, अब हाँ, कम्युनिकेशन के मीडियम बदलते जा रहे हैं। कुछ नहीं किया, रैशनल कैंपेन थे हमारे, तो टू द पॉइंट बात होती थी। हम्म, वहाँ पर उन सारे लोगों का जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका पहले ऊपर कैंपेन है, जैसे मान लीजिए केश किंग का कैंपेन है, सीधी बात करें, किसे प्राथमिकता देंगे आप, बालों के स्वास्थ्य को या फैशन को? सीधी बात की, किसे प्राथमिकता देंगे आप, बालों के स्वास्थ्य को या फैशन को? एक नीचे उसको बारे में बताया गया कि कैसे केश किंग जो है आपको बेनिफिट करेगा, कैसे हेयर हेल्थ ऑयल जो है वो क्या एडवांटेज ला रहा है आपके लिए, और कैसे औरों से अलग है। सिंपल बात की गई। हम्म, उसपे उस टाइम कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, कुछ नहीं है। हम्म, नीचे अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना है, नीचे पूरा स्टेट के आपने सारे नंबर छाप दिए कि अगर मान लीजिए आपको लखनऊ में लेना है तो ये लोग, अब और मान लीजिए आपको इटारसी में लेना है या आगरा में लेना है तो ये नंबर है। भी यहाँ यहाँ अवेलेबल है, फोन कीजिए और लीजिए। अब वहाँ पर हमारे लोग बड़ा बहुत करते थे, तो सुबह तो कंज्यूमर्स के अटैक हो गए, हाँ जिसका नंबर है तो फ़ोन ही नहीं बंद हो रहा। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने खूब सामान बेचा। हाँ तो कंज्यूमर पुल से सबसे पहले सामान जो है बिकना शुरू हुआ, उसके चैनल बन गए।
उसके बाद पहले आपने उन्हें आदत डाली, उसके बाद फिर अपने टर्म्स बता दीजिए, लेकिन टर्म्स लेके जाएंगे तो कौन सुनेगा आपकी। तो सिंस आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा था, एब्सोल्यूट। तो आपने उसको बाद में हाँ टर्म्स जी, डिफाइन करे। मुझे लगता है कि ये आपकी सोच पे निर्भर करता है। अगर आपने ये सोचा है कि मुझे बाहर से कमाना है, तो आपको बड़ी मुश्किल आएगी। अगर आपने सोचा है कि मुझे अपना जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर को बेचना है, और तो आपका तरीका अलग होगा। हमारा टारगेट शुरू से कंज्यूमर था, बाजार हमारा टारगेट नहीं था। बाजार तो मीडियम है, पैसा तो कंज्यूमर ने देना है, और न्याय भी कंज्यूमर से कर। करेक्ट। जो पैसा खर्च रहा है उसको उसके सामने अ, जिस अ, अपने सोच के साथ उसने इस प्रोडक्ट को खरीदा है, वो सोच जो है उससे न्याय हो। चलिए, एक सवाल पूछने की अब हमें भी अनुमति दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। आकाश जी, अब ये बताएंगे, देखिए जो एजुकेशन इंडस्ट्री में आप इतना बड़ा ब्रांड है सर, आकाश इंस्टीट्यूट को इतना बड़ा ब्रांड आपने बनाया। बड़ा अचरज में था जब मैंने देखा कि जो ऑफलाइन का ब्रांड है, जी। जो कि अगर मेरे से कोई पूछे तो मुझे लगता है कि ठीक है भाई, एक इंस्टीट्यूशन है, वहां जाते हैं पढ़ते हैं। बट कोविड में आपने 40,000 से 2 लाख बच्चे कर लिए विद इन 10 days। इज दिस ट्रू? ऐसा कैसे पॉसिबल है? सर, उसमें क्या था कि जब हम ऑफलाइन सेंटर्स चलाया करते थे, कहीं एक हमें ये फीलर आया कि ये कितने सेंटर खोल लेंगे। इसी सेंटर की खोज की तलाश में एक दिन हम किसी स्कूल में गए। वहाँ के प्रिंसिपल ने बोला कि सर, आप यहाँ हमारे सेंटर खोल के बच्चों को पढ़ा तो देंगे, लेकिन उस प्रोग्राम को साइन करने में टाइम लगेगा। हमारे यहाँ बायोलॉजी की टीचर नहीं है 6 महीने से, प्लीज़ आप अपनी टीचर भेज दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों के बोर्ड एग्जाम करा दूँ। मैंने कहा, मैडम, मैं अपने टीचर तो नहीं भेज सकता परमानेंटली, बट आपकी मदद ज़रूर कर सकता हूँ। तो उनकी मदद करके जैसे ही हम लोग इस प्रोग्राम में इतना व्यस्त हो गए, लेकिन जब उसके बाद थोड़ा सा रिफ्लेक्ट किया कि ये सेंटर कितने खोल लेंगे हम, तो इसका कोई ना कोई और इलाज निकालना पड़ेगा। तो वहीं हमने सोचा कि क्यों ना हमारे बेस्ट टीचर्स के वीडियो रिकॉर्ड करके एक डिजिटल प्रोग्राम ही ऑनलाइन लॉन्च कर दिया जाए। तो 2012 में हमने वो लॉन्च किया, और जब कोविड आया तो तब तक हम उसमें 40-50 हज़ार बच्चे उतना हर साल पढ़ाने लग गए थे, और करीबन 1.5 से 2 लाख बच्चे हमारे ऑफलाइन में सेंटर्स पे आया करते थे। जब कोविड आया तो वही 1.5-2 लाख बच्चे जो हैं ऑफलाइन में आने को तैयार थे। नया साल शुरू होने वाला था अप्रैल से, मार्च में लॉकडाउन लग गया। तो जो हमने 10 साल में वो सीखा ऑनलाइन और वो प्लेटफॉर्म खड़ा किया, उसी प्लेटफॉर्म पे हमने सारे ऑफलाइन के जो बच्चे आने वाले थे उन सबको वहां पे डायरेक्ट कर दिया, और उन्हीं को फिर हमने 6 महीना उसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया। उस समय हमें लगता था कि क्यों इतना ओवरहेड पाल रहे हैं, पता नहीं ऑनलाइन से पढ़ाई होगी नहीं होगी, बच्चे का रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, ये कभी सक्सेस होगा नहीं होगा। लेकिन जैसे हमने इन सारे बच्चों को डाला, तो क्या ना, दिमाग भी गेम खेलता है। जब आसपास 10 ऑफलाइन की ऑप्शन थी, कोई परवाह नहीं करता था ऑनलाइन की। जब सारी ऑनलाइन ऑफलाइन की ऑप्शन बंद हो गई और उनको लगा सिर्फ यही एकमात्र मीडियम रह गया है, तो लोगों ने फिर जब उस पर ध्यान लगाया, वक्त लगाया, सीखा, तो उन्होंने अपना आउटकम भी निकाल के देखा। तो हमें लगा यार, ये बड़ा पावरफुल मीडियम है, इससे तो खाली नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ही एक पूरा आउटकम दिया जा सकता है बच्चे के लिए। तो वहाँ पे वो गेम चेंज हुआ, और हमने अपना जो कोविड का एक डिप आने वाला था, उस डिप में जाने से अपने आप को बचाया, और ऑनलाइन ऑफलाइन के सारे बच्चों को ऑनलाइन पर डाल के 2 लाख बच्चों को पूरा 6 महीने पढ़ाया, जब तक कि सेंटर खुलना शुरू नहीं हुए। 5 times कंज्यूमर बेस होगा, 40,000 से 2 lakhs ये सडनली हमारा कंज्यूमर बेस मल्टीप्लाई हो गया ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म। और उसके बाद सबसे बड़ी खोज हमें क्या हुई कि जो बच्चे सेंटर पे आने से घबराते थे या हाई फीस देने से घबराते थे, तो अब उनको अपना घर छोड़ के 2 घंटा ट्रैवल करने की ज़रूरत ही नहीं, अपना घर बैठ के आकाश के टीचर का, बेस्ट टीचर का कंटेंट पढ़ रहे हैं और कम पैसे दे रहे हैं। गांवों में भी उतना कारगर है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं। तो बच्चे फ़ोन पे पढ़ रहे थे। भाई, फ़ोन की बैटरी चलेगी 2 घंटा, उतने में बिजली आ जाएगी, चार्ज कर लेंगे। वो बेस्ट मीडियम नहीं है, लेकिन काम चला लोगों का जब कोविड की सिचुएशन आई। पहले क्या होता था, हमारे जब आप और हम छोटे होते थे, घर में एक ही टीवी होता था। आपको नहीं लगता कि ऑफलाइन जो है, हाँ, उसमें और ऑनलाइन दोनों के एजुकेशन में कितना अंतर है? कितना कनेक्ट कर पाते हैं आप? देखिए, ये मुझे सारा लगता है प्रोग्राम के पेडागोजी पे डिपेंड करता है।
मैंने ऐसे भी ऑनलाइन प्रोग्राम देखे हैं जो बच्चों को बिल्कुल टोज पे रखते हैं और एक्सीलेंट प्रोग्राम्स हैं, और ऐसे भी ऑफलाइन प्रोग्राम देखे हैं जहाँ पे बच्चा मतलब क्लास में घुसने से घबराता है। तो ये सारा दारोमदार है कि कैसे आपने उस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है, किस काबिलियत के टीचर्स उसको पढ़ा रहे हैं, किस लेवल की एंगेजमेंट वो ड्राइव कर पा रहे हैं, कितना बड़ा स्टूडेंट्स का ग्रुप है। अगर आप हज़ारों बच्चे पढ़ा रहे हैं तो एंगेजमेंट ज़ीरो है। तो हमने अपने ऑनलाइन में भी यही कहा कि क्लास में 40 बच्चों को पढ़ाते हैं, ऑनलाइन में 40 ही पढ़ाएंगे, ताकि हम नाम ले सके। ठीक अमित है। तुम बताओ, हम्म, राहुल ये सवाल तुम दोगे, तो उससे बस हमें काफ़ी फायदा हुआ तो वो उसको उतने रेप्लिकेट। उतने मतलब कि एजाइल रहेंगे, उतने जब आप बच्चे से बिल्कुल कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड है। नाम लेके टीचर पढ़ा रहा है, हाँ तो हाँ वो आप फोकस डिस्टर्ब नहीं कर सकता फिर हाँ। बच्चा, उसे मालूम है कभी भी बात होगी तो मुझसे। उसके अंदर एक जैसे कहते हैं ना, एक छोटा सा कहीं से, जैसे आपने कहा कि भाई किसी ने हेल्थ की बात नहीं कही, किसी ने ये बात नहीं करी कि भाई ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि आप हज़ारों को ही पढ़ाओगे, आप कम को भी पढ़ाओ। आप जैसा क्लासरूम में बिहेव करते हो ऐसा यहाँ बिहेव करोगे, बच्चा लेगा, क्यों नहीं लेगा। आप ये बोल सकते हो भी तुम्हारा वीडियो ऑफ है, बोलो उसको दिखाओ अपनी शक्ल। जब 1000 बच्चा बैठा किसकी शक्ल देखोगे आप। तो हमने उसी मॉडल को पूरा ऑनलाइन पे रेप्लिकेट किया, और उसकी वजह से कुदरती कहाँ से समझ आई कि ऐसे ही चलेगा तो चल गया। किस्मत उसी का साथ देती है जो उसको ये योग्य पात्र है। जी, तो बिल्कुल। और इसलिए मेरा अगला सवाल आपके लिए ये है कि आपने एक नहीं काफ़ी सारे ब्रांड बनाए, और कहीं मैंने पढ़ा कि आपका एक नाम पड़ गया है, ब्रांड मशीन। मतलब आज ये कहानी यहाँ रुक रही है या आगे ब्रांड्स के और प्लान हैं, कुछ एरियाज हैं आपके जहाँ आप नए ब्रांड आपको लगता है कि बनाने चाहिए। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि कहानी तो कभी नहीं रुकनी चाहिए, नहीं कभी नहीं रुकनी चाहिए। बिल्कुल। और जब तक आप अपने पैशन को पूरा एंजॉय कर रहे हैं, हम्म। तब तो कहानी चलती ही रहनी चाहिए। जी। दूसरे ना उसकी वजह क्या है, हम्म। डिपेंड करता है उसके पीछे की वजह क्या है। देखिए पहली वजह, मैंने आपको कहा कि 2003 में एक आर्थिक मोक्ष मिल गया था, हम्म। वजह तो वही कंप्लीट हो गई थी। Correct. दूसरा फिर स्ट्रगल के बाद फिर आपका लाइफ जो है अपलिफ्ट हुई, आपका लाइफस्टाइल जो है अपलिफ्ट हुआ। अब उसके बाद ज़रूरत जो है, या तो अब आगे खुद को एक नई वजह दें कि अगर मैं, व्हाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म। कि मैं अब जो काम करूँगा वो क्यों क्यों करूँ। करूँगा? उसकी वजह क्या है? उसका जवाब खुद को सही देना चाहिए। हम्म। फिर ऑनेस्ट। आपको, हाँ, फिर परेशानी नहीं होगी। उसका सही जवाब दें। हम्म। ये नंबर लगाने वाली गेम है, आगे ज़ीरो और लगाने वाला जो है ये आपको परेशान रखता है, आपको कभी मज़ा तो देता नहीं। ज़िंदगी में आप, एंड गोल इज़ हैप्पीनेस। हम्म। अभी हम बात कर रहे थे कि जीवन में जो खुश है, हम्म। वो सफल है। बिल्कुल। तो अगर आप अपनी जर्नी से खुश हैं, हम्म। तो डेफ़िनिटली आपको करना चाहिए। खुश नहीं है तो नहीं करना चाहिए। और अगर आप मेरे से पूछते हैं कि मुझे आगे क्या करना है, हम्म। एक नैक है आपके पास, हम्म। एक समझ है आपके पास, उससे बेनिफिटेड हो रहे हैं आपके, हाँ, जो सर्व सोसाइटी में लोग उससे बेनिफिटेड हो रहे हैं, उससे आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है, हम्म। उससे आपको प्रसिद्धि मिलती है, प्रेम मिलता है, हम्म। क्यों नहीं किया जाना चाहिए? जब आप इस तरह की सक्सेस पाते हैं तो सक्सेस तो लोगों के पीछे कुछ लोग भी लग जाते हैं नीचे उतारने। तो आसपास के ब्रांड, छोटी छोटी कंपनीज, कुछ बड़े ब्रांड, तो आपके पीछे भी कुछ लोग लगे, यार ये आदमी इतना आगे बढ़ता चला जा रहा है, रुक नहीं रहा, देखो संभालो रोको, तो हमारे मार्केट शेयर का क्या होगा। तो ऐसे भी कोई मौके आए जहां लोगों ने आपको रोकने की कोशिश करी। देखिए, मुझे लगता है कि इनिशियली जब आप बड़े हो रहे हैं ना, हाँ। तो बहुत ऐसी परेशानी आती है, जी। क्योंकि जब गाड़ी थोड़ी रफ्तार पकड़ने वाली है तो बड़ी हिंड्रेस आती है। जी। तो अब उनको कैसे संभालना है, ये आदमी के अपने विवेक पे निर्भर करता है, इसको किस तरह से आप लेंगे। वैसे इन जनरल मैं ना बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ। अच्छा। मैं ये भी, मुझे लगता है कि आप जैसी एनर्जी आप रखेंगे, वैसी ही घटनाएं आपके आसपास होंगी। ओके। मैं चीज़ें मैनिफेस्ट करता हूँ। अब एक बड़ी अच्छा। इंटरेस्टिंग बात याद आ गई, मैं आपको सुनाता हूँ इसके बाद। जी। बहुत इंटरेस्टिंग बात याद आई। पहले मैं ये बात कंप्लीट करूँगा कि अगर आप पॉजिटिविटी रखते हैं, अगर आप सकारात्मकता रखते हैं, तो आपको ना नेगेटिविटी बड़ी कम झेलनी पड़ती है। अभी हम्म। हम इंटरव्यू में थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। जी। तो मैंने कहा कि एक कैटेगरी में एक हीरो ब्रांड है, बड़ा अच्छा ब्रांड है, बड़ा सक्सेसफुल ब्रांड है। हम्म। भारत, उसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट हैं। मैं अपने कॉम्पिटिटर को एंडोर्स करता हूँ।
मैं अपने कंपटीटर की तारीफ करता हूँ जी। और सच्चे मन से करता हूँ। हम्म, तो मुझे लगता है कि शायद मैं थोड़ा लकी भी हूँ, या आप ये समझ लीजिए कि मैं एनर्जी इस तरह का रखता हूँ अपने आसपास कि अगर कोई मान लीजिए कोई बहुत नुकसान पहुंचाने आता भी है, तो आता है तो उसकी नीयत थोड़ी तो बदल जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। लोग अपनी आधी जिंदगी दूसरों को नीचा दिखाने में या उसमें खोट ढूंढने में निकाल देते हैं और उसी कश्मकश में फंस के रह जाते हैं। जिंदगी की समस्याएं इतनी हैं आकाश जी। आपने एक चने का दाना लीजिए, ये आंख के पास रख लीजिए ना, सिर्फ वही दिखेगा। हम्म, थोड़ा दूर रख लीजिए, अब पूरी दुनिया दिखेगी। हम्म, हम छोटी समस्याओं को इतने नज़दीक रख लेते हैं कि हमें आसपास का नज़ारा दिखना बंद हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ आप दे रहे हैं, बेसिकली आपको वही वापस मिलता है। जी। तो अपनी ओर से पूरी ऑनेस्टी से, पूरी समझ से आप लोगों से बेहतर पेश आएँ, लोगों के बारे में बेहतर सोचें, खुशियाँ बाँटें। हम्म, खुशी एक ऐसी चीज़ है बाँटने से बढ़ती है। बिल्कुल। तकलीफ़ मतलब कि अगर मान लीजिए कोई आपको तकलीफ़ दे भी रहा है, तो बद्दुआ मत दें, सिर्फ़ अपना इलाज कर लें। करेक्ट। बस इतना सा एक अंतर है ज़िंदगी। कई बार ना आप ईश्वर आपको चुनता है। कितनी चीज़ें ऐसी हैं, आज मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैं आज सीखता हूँ, वो चीज़ें अपने आप सहज भाव से होती मेरी ज़िंदगी में, जब मैं छोटा था। जब आप डेस्टिन्ड होते हैं किसी चीज़ के लिए, ईश्वर ने अगर आपको किसी मंज़िल पे भेजना है ना, उसके रास्तों पे आपको खुद ही जाके खड़ा कर देगा। बस भरोसा चलना रखें, आपको है। चलना। बहुत खूब। तो ये रास्ता एग्जिट फ्रॉम केश किंग का कैसे आया? एक्चुअली जब वो बिज़नेस शुरू हुआ ना, वो इतनी तेज़ी से ग्रो हुआ, जी। मतलब इतनी तेज़ी से ग्रो हुआ। देखिए 2010 तक तो थोड़ा 1-2 स्टेट से हम आगे बढ़ना शुरू हुए। जी। उसके बाद वो इतनी तेज़ी से ग्रो हुआ हम्म, कि ट्रकों पे ट्रक जा रहे हैं, और यूपी, बिहार, आंध्रा, साउथ में हर जगह आपका प्रोडक्ट मिलना शुरू हो गया। और सडनली आप कैटेगरी लीडर बन गए। अब आपने इतना बड़ा आपने कैटेगरी डेवलप कर दी। अब पूरी दुनिया आपको देख रही है कि क्या कर दिया इन्होंने। हम्म, क्या इनका प्रोडक्ट जो है वो इतना लोगों को उसका परफ्यूम पसंद आ रहा है, उसका रिज़ल्ट पसंद आ रहा है, इसका कम्युनिकेशन पसंद आ रहा है, या क्या ये कर रहे हैं ऐसा? हम्म, तो लोग तो इसी चीज़ में रह गए। हम्म, अच्छा, मैं बताऊँ कि मुझे ये लगता था कि वो इतनी तेज़ी से बड़ा हो रहा है, तो एक मैं 380 करोड़ तक का हमारा टर्नओवर उस टाइम था, टॉप लाइन 350 380 करोड़ तक का टर्नओवर। ओवर अ पीरियड ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ वी हैव स्टार्टेड इन दिस 2010, 2014, 4 एक साल में, 4 साल में। 4 साल 4 साल में फ्रॉम 3 जीरो करोड़ से, टू 380। हाँ, 0 टू 380 का टर्नओवर था। एक्सीलेंट सर। अब उसमें एक सर्टेन आपके प्रॉफिट्स भी हैं, जी। जो आपकी लाइफ़स्टाइल को एकदम से अपस्केल कर रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि आपके पास पहले तो ऐसा नहीं है कुछ। हम्म, वो वहाँ पर हो जाता है कि मैं इसको कितना सस्टेन कर पाऊँगा, एक तो ये सोच। जी। दूसरा ये कि अब इसको और आगे अपस्केल कैसे किया जाए? हम्म, जैसे मैं सोचता हूँ कि आज मैं आपके बारे में पढ़ रहा था बात, कि आपने 1 लाख डॉक्टर्स दे दिए 2022 में। जी। इसके आगे कितना अपस्केल और किया जा आगे क्या सकता है? होगा? और आगे कैसे करेंगे? तो मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूँगा कि आप इसको और कितना अपस्केल करेंगे, कि आपने यहाँ तक तो लाए हैं, ठीक है, इसे 380 से 500 भी किया जा सकता है, 800 भी किया जा सकता है, 1000 भी किया जा सकता है, इट्स अ बिग कैटेगरी। हम्म, बट फिर आप यही करेंगे, हम्म, रेपिटेटिव वही कर रहे हैं। हम्म, तो उसमें क्या है कि आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट अब आना बंद हो जाएगा। हम्म। कई वजहें थी। अब वो नंबर गेम बन गया। अब वो नंबर गेम बन गया। हम्म, अब उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर है नहीं। अब हम्म। वो एक तो नंबर एक गेम बन गया, और रिस्क रिवार्ड रेशियो में रिस्क ज़्यादा है आपका। हाँ, सब कुछ जानेगा। रिस्क ज़्यादा है कि जहाँ आप पहुँचे हो, हाँ। आज आप यहाँ पहुँच गए हो, या क्लोज़ टू 400 करोड़ आप बैठे हो। हम्म, अब सोचिए मैं 1000 पहुँचूँगा, हम्म। 800 पहुँचूँगा, ठीक है, मैं अपस्किल कर सकता हूँ। जी। अब आपको अपना 100% एनर्जी, 100% अपॉर्च्युनिटी अब वो नई चीज़ें सीखने में लगाना है जो आप नहीं करते। जी। क्योंकि आप सेल्स टीम हायर करोगे, हाँ, माइक्रोबीट पे काम करोगे, जो आपका और नेचुरल जो इंस्टिंक्ट आपका नहीं है। नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है। हाँ, नेचुरल इंस्टिंक्ट तो आपका प्रोडक्ट से ब्रांड का जर्नी है। हाँ, पर आई चोज़ कि नहीं यार, एक काम करते हैं हम ना, ये प्रोडक्ट से ब्रांड वाला जर्नी में मज़ा बड़ा आता है, और हाँ, वो हमारा नेक है, हमारा हाँ, फोटे है, वही हम करेंगे। हाँ। और अब इसमें कई इंटरेस्ट आ रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक इमोशनल डिसीजन हो गया कि नहीं जी ये तो ब्रेन बेबी है। और कई चीज़ों को देखा। घर में तो कन्विंस करना पड़ता है, क्योंकि घर में तो मना ही किया जाता है कि हाँ, कि मत करो। हाँ, जैसा और आपने पंजाबी में एक बात कही थी, हाँ, जब रब सीधा, रब बिल्कुल, को अब तंग मत करो। तंग मत करो। और प्रमोटर जो है, वैसे प्रमोटर का अपना भी प्रेम होता ही है।
पहली मोहब्बत आपका ब्रेन बेबी जो है, It's उससे like a पहली baby. मोहब्बत है, वो भी होता ही है। जी पर फिर भी कई बार मुझे लगता है कि बड़ा इमोशनल डिसीजन होता है, बट जिंदगी में राइट एंटरप्रेन्योर वो है जो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना जानता है। हम्म जो राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लेगा, तो टाइम निकल जाने के बाद वो डिसीजन आप उसको दोबारा आपके पास वो मौका नहीं होगा। जी तो डिसीजन लिया कि नहीं, अब हमें एग्जिट लेना है, तो फिर उसकी जो प्रक्रिया थी वो शुरू हुई, हम्म और साथ का साथ ये भी होगा भी आगे क्या कर। इसके स्केल को देख के आपने खुद ही ये जर्नी डिसाइड करी कि भाई अब मुझे जाके इसको एक अच्छे इस सैटेलाइट को एक अच्छे ऑर्बिट में जाके छोड़ के आना है, या Absolutely. लोगों ने आपको अप्रोच करना शुरू कर दिया कि सर आप अच्छा कर रहे हो, क्या हम हाथ मिला के काम कर सकते इंटरेस्ट तो सर, जब आप कहते हैं सूरज चढ़ता है तो दुनिया देखती है। हैं? जी जो मेरा कंज्यूमर है, जो उसे लगा रहा है, उससे भी जस्टिस होना चाहिए। बिल्कुल तो ये नहीं कि कल जो लोग इस इंडस्ट्री के और इस कैटेगरी के नहीं है, वो आके यहाँ प्रैक्टिस मैच खेलना शुरू कर दें, हाँ, तो वो कंज्यूमर जो इसको कंज्यूम कर रहा है, उसके साथ कितना इनजस्टिस। बिल्कुल उनका तो भरोसा तोड़ दिया आपने। बिल्कुल दूसरा, आप अपने बच्चे को बड़ा होता देखना चाहते हैं, खुश हाँ, होता देखना चाहते हैं। बेटी अगर किसी और के घर में भी हो, आप चाहते हैं तो खुश आप रहे चाहते हैं जिसके खुश पास रहे, भी है। सुखी रहे। तो उस कभी इमोशनली मुश्किल से आपको छोड़। लगता है कि नहीं थोड़ा जल्दी कर दिया और वेट कर लेते? वैसे ऐसे मेरे को एक बात तो, मुझे बेसिकली इमामी फैमिली में उन्होंने कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि ये आपका ब्रांड नहीं है। तो आपने इमामी फैमिली को ही क्यों चुना? आपके पास तो ऑफर बहुत सारे थे। आप कह सकते हैं सिनर्जी मैच। एनर्जी मैच मतलब एक कनेक्ट बन गया आपका। हाँ जी, एक सिनर्जी मैच। देखिए, तो फैमिली का एक सिनर्जी मैच। हम्म, दूसरा, मेरे मन में ये था कि इसी इंडस्ट्री से हैं, और जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं, प्रोडक्ट हमसे बेहतर ही बनाएंगे। जी डिस्ट्रीब्यूशन हमसे बेहतर ही है उनका, उनके पास थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं। तो हम्म, जिस जिस दुकान पे अवेलेबल नहीं है, उस मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल भी होगा। हाँ, प्रोडक्ट से भी जस्टिस होगा, कंज्यूमर से भी जस्टिस, जो प्रमोटर है उससे भी जस्टिस। तो जो बाकी ब्रांड्स हैं उनमें से कोई आज उस स्टेज पे पहुंचा है? अब ब्रांड्स तो बड़े होते ही हैं और इंटरेस्ट आता ही है, जी बट अब अगली जनरेशन आ रही है, कुछ जो मेरे बच्चे यंग हैं, जी तो ऐसा मन में कोई विचार है नहीं। तो आप चाहेंगे आपके बच्चे आगे कंटिन्यू करें इस लेगेसी को इन प्रोडक्ट्स में, या अपने ही कोई अलग प्रोडक्ट बनाए? मैं चाहूंगा कि पहले तो वो अपना मौका तलाशे। अगर उनके पास एक अच्छा करियर है, जी जो कि मुझसे हम बातचीत करते हैं, जी तो ठीक है, नहीं तो ये प्लेटफॉर्म तो आपके पास है। ये मेरे को अभी वो ऑफिस में आते हैं, मेरी डॉटर मेरा सन दोनों ऑफिस में आते हैं, बात देखते हैं, काम करते जी हैं। अगर योग्य होंगे, जी मैं चाहूंगा कि लेके जाए। तो योग्य नहीं होंगे, तो जो योग्य होगा वो लेके जाएगा। तो इतनी बड़ी एग्जिट आपने की 2015 में, और वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जिट्स अगर हम कैटेगरी की बात करें, तो एक होता है वेल्थ क्रिएट करना, एक होता है वेल्थ प्रोटेक्ट करना। तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? इन्फ्लेशन बीट कर पाना बड़ा मुश्किल है वैसे। अगर नटशेल में हम बात करें कि वेल्थ अटेन करना इजी है, बट वेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपने क्या किया, तो मुझे लगता है कि मैंने ना जिंदगी में एक चीज सीखी है। मुझे लगता है धंधे से पहले बंदा पहचानो। हम्म एक टीम डेवलप किया, तो हम्म सीएफओ रखे, नीचे टीम रखी, 10-12 लोगों का नया टीम रखा, जो स्पेसिफिकली एक ही काम है कि आपने हमारा वेल्थ जो है इसको मैनेज करना है। हम्म और वेल्थ मैनेज करने का एक ही फार्मूला है, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, इस पे थोड़ा मैं जानना चाहूंगा कि काफी लोग जो है अपने वेल्थ मैनेजर्स रखते हैं, और पब्लिक मार्केट, दिस मार्केट, ये वेल्थ मैनेजर, वो प्राइवेट इक्विटी, तो उस डायरेक्शन में आप नहीं गए? नहीं नहीं, मेरे को पहला फर्स्ट पेज था। फर्स्ट पेज में ये था कि वेल्थ जो रखनी है, वेल्थ कहाँ कहाँ रखी जाती है, कहाँ कहाँ पार्क की रखती है। हाँ तो एक नंबर डिसाइड किया कि सर्टेन परसेंट इक्विटी में आएगा, हाँ सर्टेन परसेंट आपका डेट में आएगा। हाँ इक्विटी में फिर आगे आगे इक्विटी का लार्ज में कितना आएगा, हाँ म्यूचुअल फंड में कितना आएगा, पीएमएस में कितना आएगा आपका, वो आगे उसके एफ में कितना आएगा, वो आगे आपके आगे का लुकआउट है कि इक्विटी में कितने परसेंट है। आगे इक्विटी को आगे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए आप। जी इस तरह डेट में पार्क कीजिए, फिर डेट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जी फिर कुछ पोजीशन आप रियल एस्टेट में ले रहे हैं, फिर रियल हाँ एस्टेट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। फिर कुछ आप गोल्ड में पोजीशन ले रहे हैं, तो गोल्ड को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जी तो वो एक कोई भी मार्केट का इंडिकेटर चले, हाँ हमने तो देखिए मार्केट को हमेशा बीट ही किया है, ओके। अल्फा ही गेन। तो इस ब्रांड बिल्डिंग की जर्नी में सर कहीं कुछ गलतियां भी रही होंगी, कहीं कोई ऐसे हो सकता है ब्लंडर्स भी हो गए हो, तो एक इस तरह के झटकों से कैसे आपने क्या सीखा? कौन से बड़े ऐसी कोई कहानी याद आती है कि यार ये एक बहुत बड़ा मौका रहा? हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने आकाश जी।
मुझे लगता है कि गलतियाँ जो है ना, दूसरों की गलतियों से सीखना ज़्यादा बेहतर है। बजाय वो गलतियाँ खुद करके हुँ, फिर सीखना, हुँ, उससे बेहतर है कि आप दूसरे की गलतियों से सीखें। जी, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, मैंने गलतियाँ तो की, हुँ, जो 1-2 थोड़ी बड़ी गलतियाँ की, वो आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की गलतियों की बात करेंगे तो शायद मैंने बहुत कम की। अच्छा, पर्सनल लाइफ़ में शायद थोड़ी गलतियाँ मैंने कर ली होंगी। हुँ, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में मैंने कोई बहुत बड़ी गलतियाँ नहीं। हुँ, गलतियाँ की, कि गलती किए बिना आप सीखते कैसे हैं? जी, ठोकर जो है वो आपको गिरने के अंदाज़ सिखाती है। ठोकर गिरने के अंदाज़ सिखाती है, ठोकर लगना ज़रूरी है। ज़रूरी है। मैंने कहा कि गलतियाँ जो मैंने की उसमें क्या खूबसूरती क्या रही कि मैंने जो गलतियाँ की मैंने बड़े एक छोटे स्केल पे की। हुँ, जैसे मान लीजिए मुझे कोई सी अपने किसी प्रोडक्ट का बल्क बनाना है, जी, गलती होगी। बट वो इतना छोटा था कि अगर मुझे उसको दोबारा बनाना पड़ा तो लॉस नहीं था। हुँ, इसी तरह से कोई भी गलती मैंने की, छोटे स्केल से की। मैं हमेशा ना एक-एक स्टेप करके आगे बढ़ने में बिलीव करता हूँ। हुँ, और मुझे लगता है कि रास्तों के दरमियान रास्ते तलाशे जाएँगे तो आप कामयाब हैं। पहले से बनाए रास्ते पे जाके आप पहले से सोच लें। हुँ, हम क्रिकेट देखते हैं, जी, आप पहले से सोच लें कि इस बॉल को तो छक्का लगाना है, तो उतना ही आपके आउट होने का भी डर है। बिल्कुल, बॉल को देख के जाना चाहिए। बिल्कुल। उसी तरह से आपने जो गलतियाँ हैं वो अगर छोटे स्केल पे करेंगे तो आप ठीक रहेंगे। कभी आपको वो पीछे खींच के नहीं ले जाएँगे, आप सीखेंगे ही और आप उसको सीखेंगे फिर ही हाँ, बड़ी और आप प्रॉब्लम नहीं उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो ज़्यादा ज़्यादा कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ोगे। ज़्यादा ट्रस्ट से आगे बढ़ेंगे कि हाँ, एक चीज़ आप 6 बार कर चुके हैं, जी, उसको 7वीं बार करने में आपको परेशानी नहीं होगी। जी, तो मैं ये कह रहा था कि रास्तों के दरमियान रास्ते बनाने वाला आदमी कामयाब है। हुँ, पहले से बनाए रास्ते पे चलने वाला आदमी कामयाब नहीं। अब अगर मैं बताऊँ जैसे मैंने गलती क्या की? हुँ, मैंने एक मेजर गलती ये की कि मैंने बड़े ब्रांड बनाए। नहीं, ये मैंने ये गलती नहीं की कि बड़े ब्रांड बनाए। हाँ, बड़े ब्रांड्स के नाम इन्वेंट किए जैसे डॉक्टर ऑर्थो, पेट सफा, रूप मंत्र, जी, सच्ची सहेली, एक्यूमास, इचकू, दंत मंत्रा, आई मंत्रा, मधुमनी। जी, सो मल्टीपल ब्रांड नेम से कफ राहत जो हमने ब्रांड नेम सामने लाए। बट एक पेरेंट नेम नहीं सामने लाए, एक अम्ब्रेला नेम सामने नहीं लाए। क्या ज़रूरत है उसकी? मैं बताता हूँ कि जी, आप फॉरेस्ट एसेंशियल, वन नेम, हुँ, ब्रांड्स देखिए, एक नाम के नीचे कितने भी, कामा, हुँ, एक नाम, मामाअर्थ, हुँ, एक नाम। आप एक अम्ब्रेला नाम के नीचे जब 200 प्रोडक्ट बेच सकते हो, तो आप हर प्रोडक्ट के ऊपर फिर एक जर्नी क्यों करते हो? तो ये एक बिज़नेस डिसीजन है जो आपकी मल्टीपल एफर्ट्स को कंसोलिडेट कर सकता है एक ब्रांड अम्ब्रेला के अंदर। मुझे लगता है अगर कोई मुझे ये जर्नी दोबारा करने के लिए बोले, तो हुँ, शायद मैं एक नाम पे क्योंकि देखिए अब इतनी डायरेक्शन में फ़ोर्स लगी, हाँ, 100% ना फ़ायदा होता है, ना 100% नुकसान होता है। हर लाइफ इज़ अ गेम ऑफ हाँ, ग्रेज़। हाँ, डेफ़िनेटली। अगर मुझे कोई दोबारा इनिंग करने की बात करें तो मुझे लगता है कि फिर हुँ, भी कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि अगर एक अम्ब्रेला नेम होगा, हुँ, तो आप बट नाम वो ऐसा हो फिर वो आप ऐसा नाम नहीं रख सकते पेट सफा। हुँ, फिर आपको ऐसा नाम रखना पड़ेगा। जैसे मेरा आज अम्ब्रेला नेम है डिविसा। हुँ, अब हमारा नाम है डिविसा, डिविसा ऐसे कि मेरी बेटी का नाम मेरी डॉटर का नाम है दिविता, हाँ, मेरे सन का नाम है दिवम, हाँ, मेरी वाइफ का नाम है सारा एंड हाँ, आई एम संजीव। सो DIVI एंड SA। सो ओके, हमने तो दैट्स हाउ द नेम केम। सभी को हाँ डिविसा नाम ऐसे आया। हुँ, तो आपने बात की थी शुरू में कि जब आप ये ब्रांड्स बना रहे थे, लेकिन यू वर वेरी क्लियर ऑन वर्क लाइफ बैलेंस। एब्सोल्युटली। तो आजकल जो स्टार्टअप्स हैं, उनका ना आने का कोई टाइम है, ना जाने का टाइम है। ये 3 टू 4 का कल्चर मतलब ये 4 घंटे मतलब 3 टू 7 का कल्चर ये कैसे आपने एस्टेब्लिश किया? मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि पूरे 24 घंटे की प्रोडक्टिविटी आपने पावर पैक कर दी इस 4 आवर्स में और उसके बाद इतने सक्सेसफुल ब्रांड्स बनाए। ये मैं सीखना चाहता हूँ, कैसे किया? पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जी। बताएं सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? आप सक्सेस किसे मानते हैं? देखिए सक्सेस मैं उसमें मानता हूँ जिसमें आपको तसल्ली हो कि आपने पूरा एफर्ट किया और उससे किसी की लाइफ में कोई चेंज बदलाव या पॉजिटिव इमेज आई। अगर आपको वो दिख जाता है तो आपने चाहे छोटा काम किया है बड़ा काम किया आपके लिए वो सक्सेस है। मेरे लिए तो वही है। हमारे लिए सक्सेस क्या थी? भाई एक बच्चा है, हम्म। उसको हमने कॉलेज के उस दरवाजे पहुंचा दिया तो सक्सेस है। ये आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है आकाश जी।
कि सक्सेस का डेफिनेशन तो ये है कि जब आपके मन में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आए। हम्म, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट सिर्फ कमाने से नहीं आता, जी, वो कुछ करने से भी आता है। मुझे लगता है कि सक्सेस लाइज इन 10 डायमेंशंस। जी, मुझे लगता है कि मैंने पढ़ा है, मैंने जाना है, मैंने समझा है अनुभव से कि सक्सेस लाइज इन 10 डायमेंशन। आप सफलता 10 दिशाओं में है। हम जनरली क्या है, हम अपनी ना प्रोफेशनल सक्सेस को ही सक्सेस मान लेते हैं। जी, हमें लगता है कि हम अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, फाइनेंशियली ग्रो कर लेंगे, तो हम सक्सेसफुल तो हम हैं। सक्सेसफुल हैं। हम्म, सिर्फ यही तो सक्सेस नहीं है। हम जी, बात सोचते भी हैं तो पहला ख्याल सक्सेस का बिजनेस से आता है, पैसे से, पैसे बिजनेस, से वेल्थ आता से है। आता है, सोशल रिकग्निशन से आता बिल्कुल। बट सक्सेस का बड़ा स्क्वीज डेफिनेशन है। है। सक्सेस का डेफिनेशन थोड़ा बड़ा है। मुझे लगता है कि सक्सेस ये अलग अलग वर्टिकल्स हैं। हम्म, 10 दिशाएं हैं तो 10 वर्टिकल हैं। हर वर्टिकल में आपको सक्सेसफुल होना जरूरी है। सो कौन कौन सी वर्टिकल्स हैं सर ये? एक उसमें होता है आपका प्रोफेशन, जी, कि जो आप काम कर रहे हैं आप उस काम से जस्टिस करें, उस काम को ईमानदारी से करें, अपने ट्रेड पार्टनर से, अपने कंज्यूमर से, अपनी टीम से, हम्म, इन सब से न्याय करें। बिल्कुल, आप वहां पर हार में नहीं लाएं। अगर आप वहां सक्सेसफुल हैं तो ये हो गया। जी, बट उसके बाद अगर आप घर आ रहे हैं, वो घर आके आप बिल्कुल एकदम सड़े हुए घर में आ रहे हैं, परेशान होकर घर आ रहे हैं, हाँ, कि आपने अपनी जिंदगी का एक पार्ट खराब कर दिया। जी, मुझे ये लगता है कि देखिए, आज 18 घंटे होते हैं हमारे पास एक दिन में। जी, 18 आवर्स का डे होता है हमारे हाँ, पास, 17 घंटे, 18 घंटे की। बिल्कुल, जैसे हम वेल्थ पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं, हम्म, वैसे अपना लाइफ पोर्टफोलियो डिजाइन किया जाए। मतलब कि आपने बोला 3 to 7, हाँ, ये मेरा एक विलफुल कॉल है। हम्म, ये मेरा विलफुल कॉल है। मुझे लगता है कि मैंने अगर ऑफिस जाना है तो उस ऑफिस के पीछे मेरा ध्येय क्या है। हम्म, मैंने कहा वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म, और मुझे ये भी लगता है कि जब आप अपनी लाइफ में अपने कामों को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, हम्म, जब आप लीडर बना लेते हैं और काम सौंप देते हैं, हम्म, तो मैं जब 3 बजे जाता हूँ ना तो मुझे सोचना नहीं पड़ता। मैं हम्म, 3 बजे अगर जाकर अपनी चेयर पे बैठता हूँ, मेरे सामने सबसे पहले एक एक पेपर पड़ा होता है जिसपे मैं पेपर पे काम करता हूँ। मुझे नहीं पता आप शायद टैब पे किसी पे काम करते होंगे। मेरे हाथ में जब तक पेन नहीं होता, जब तक पेपर नहीं होता, मुझसे काम नहीं होता। बिल्कुल, पहले तो सारी चीजें लिखी होती हैं। अब जो मेरे जॉब है सिर्फ मैंने वो करने हैं। हाँ, अब मैं अकाउंटेंट का जॉब भी नहीं करूंगा, मैं एचआर का जॉब भी नहीं करूंगा, मैं डिजाइनर का जॉब भी नहीं करूंगा। जो मेरा काम है मैं सिर्फ वो काम करूंगा, और बाकी मैं सिर्फ डायरेक्शन दे दूंगा, हम्म, काम उन्हें करने दूंगा। 4 घंटे बहुत हैं। क्वालिटी टाइम होना जरूरी है, क्वांटिटी टाइम होना जरूरी नहीं है। हम्म, अगर आप अपने प्रोफेशन को क्वालिटी टाइम दें, अब जब जहाँ हैं तब वहाँ रहें, हम्म, इतना ही बहुत है। आलतू फालतू डिस्ट्रैक्शन है उसमें व्यर्थ ना टाइम वेस्ट करके आप बिल्कुल। फोकस टाइम से अपना 4-5 घंटे में पूरे दिन का निचोड़ निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर लाइफ में स्टेज पे पहुंच के अगर हमें लगता है कि काम हमें करने हैं, तो अपने एंजॉय के लिए करना बात अलग है। हम्म, या हम इस वजह से कर रहे हैं कि हम किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते, हमें लगता है कि ये चीज़ सबसे अच्छा हम ही करेंगे। हम्म, यही एक वजह है, फिर दूसरी तो कोई वजह नहीं। करेक्ट, आप डिसीजन बताएं, उन्हें करने दें, उस पे अपनी प्रतिक्रिया दें, फिर करने दें, उस पे फिर प्रतिक्रिया दें। हम्म, एक बात मैंने पहले की थी कि हमें विल पे इन्वेस्ट करें, स्किल तो डेवलप हो जाएगा। ऐसे स्किल आप डेवलप करा लेंगे। हम्म, आदमी के विल पे इन्वेस्ट करें, आपके पास अच्छी अच्छी ऊर्जा वाले, अच्छी एनर्जी वाले लोग हों। तो आप क्या देखते हैं जैसे आप लोगों को मिलते हैं, हायर करते हैं, हम्म, बंदा कमरे में घुसता है, हम्म, तो ऐसी क्या चीज़ आप भाप लेते हैं? जैसा मैं आपसे बात करके समझ पा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता आप घंटों इंटरव्यू लेते हैं। आप 5 मिनट में या 3 मिनट में बता देते हैं बंदा मेरे साथ रहने लायक है कि नहीं, ये कर हम्म। पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ऐसी क्या ऊपर की 3-4 चीज़ें जो आप देखते हैं, बात करते हैं, क्या ना कहते ठीक हैं हाँ ये ठीक। बंदा ठीक है कि नहीं? मुझे लगता है सर वही प्रक्रिया आपकी भी होगी। ऐसी कोई भी हमारे पास जो न्यू हायरिंग है, हाँ, सबसे पहले तो वो जूनियर एचआर के पास जाएंगे, जी, फिर एचआर के पास जाएंगे, जी, फिर जीएम के पास जाएंगे, जी, फिर तीनों के रिमार्क्स आएंगे उसके ऊपर। करेक्ट, उस रिमार्क्स के साथ साथ वो मेरी ईए के पास जाएंगे। जी, और मेरी ईए जब वो पेपर मेरे सामने ला के रखेगी, 95% तो मैं मन बना चुका हूँ। करेक्ट, क्योंकि ये कमेटी है, ज्यूरी है, हाँ, 5 अलग अलग लोग हैं। जिन्होंने, अनबायस्ड डिसीजन, अभी अनबायस्ड है, बायस्ड एक हो सकता है, हाँ, किस 3 तो अनबायस्ड है। नहीं हो सकते। उसके बाद जो मेरे सामने आता है, फिर मैं सिर्फ एनर्जी चेक करता हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ एनर्जी, चेक नहीं करना। और कहीं पर अगर उनसे किसी से कमी रहेगी, तो मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। जैसे आईक्यू टेस्ट लीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, हम्म, थोड़ी इंस्ट्रक्शन देके भेज देता हूँ। हम्म। और जो भी आता है मेरे पास, मैं 2-4 उसे जोक सुना के भेजता हूँ।
बहुत एक अच्छा। चीज से मुझे बड़ी तकलीफ है, हाँ। जनरली क्या होता है कि जब भी हायरिंग होती है ना, तो लोगों को बुला लिया जाता है, 2-2 घंटे बिठाया जाता है, 4-4 घंटे बिठाया जाता है। मुझे इससे बहुत तकलीफ है। मुझे नफरत है, आपको भी नफरत है? बिल्कुल। मैंने कहा उस मैं आदमी को, सहन ही नहीं कर हाँ, सकता। भाई आपने तो हमारी कंपनी का नाम नीचा कर दिया उसको वेट करा सो के। मैं सहन ही नहीं कर सकता। मुझे 2 चीज़ों से बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो ये कि कोई मेरी केबिन के बाहर 5 मिनट भी मेरी इंतज़ार करे तो मुझे कुछ होने लगता है क्या? कि मेरी वज़ह से कोई आदमी बैठा हुआ है। करेक्ट। ये मुझे बहुत तकलीफ़ देता है। और दूसरा, जब मैं देखता हूँ कि नीचे कोई आदमी बैठा हुआ है, मेरा जो 5th फ्लोर पे ऑफ़िस है, एक आदमी इतनी देर से बैठे हुए हैं और उनके पास जब जवाब नहीं होता तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और एक चीज़ का मैं और ध्यान रखता हूँ कि जब आपने किसी को बुलाया, पहली बात वो भी अपना लीव लेके आया, कहीं तो काम करता है वो। करेक्ट। आपने बुलाया क्यों? पहले आपने उसका, आज जब आपने टेक्नोलॉजी का क्यों नहीं आपने वो दिया, एडवांटेज दिया? आप उसके वीडियो कॉल से इंटरव्यू, ज़ूम पे इंटरव्यू लीजिए पहले। अगर ज़ूम पे उसने क्वालीफाई किया तो बुलाओ। हाँ, ऐसे कैसे बुला लिया आपने? अपना भी टाइम बचाओ, हाँ, उसका भी बचाओ। और उसके बाद जो भी हमारे पास इंटरव्यू के लिए आता है, हम उसको गिफ्ट हैम्पर भी देके भेजते हैं। ओह, दैट इज ब्यूटीफुल। हाँ, वो सिलेक्ट हो या ना हो, एज़ अ हाँ, जेस्चर। तो तो इस ये जेस्चर के आई एम श्योर आपको लोग वापस आके बताते भी होंगे कि उनका क्या इम्पैक्ट रहा इस ब्रांड पे, इस कंपनी पे, इस मैनेजमेंट पे। हैप्पीनेस स्प्रेड करते हैं, खुशी वापस आती है। खुशी वापस आती। सर, लक कहीं काम आता है सक्सेस में, या मेहनत ही मेहनत ही मेहनत है? आकाश जी, ये ना कॉम्बिनेशन है। हम्म। पता, देखिए, हर चीज़ का अपना रोल है, मेहनत तो है ही, ये सब का कॉम्बिनेशन है। जी। लक को आप समझ लीजिए कि एक प्लेटफ़ॉर्म है, एक मंच है। हम्म। अब जिसको मंच ही नसीब ना हुआ, तो लक काम आता है। तो वो, मेहनत जो है वो अपनी परफ़ॉर्मेंस है। ओके। आज मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा योग्य, क्वालिफ़ाइड, मेरे से ज़्यादा चीज़ों को बेहतर समझने वाले, हम्म। कि जो मतलब कि जीवन की 10 चीज़ों में मुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, वो लोग मेरे से नीचे मुकाम पे हैं। कहीं न कहीं लक तो काम आया ही होगा। जी। दूसरा, मैं फिर उसको उसी तरह से कहूँगा कि लक एक अपॉर्च्युनिटी है। हम्म। वो अपॉर्च्युनिटी अगर किसी को मिली ही नहीं, हम्म। तो लक का रोल है। काबिलियत और मेहनत। काबिलियत के बिना मंच क्या करेगा? काबिलियत तो ज़रूरी है। आपको मंच मिल गया, हाँ जी। उसके बाद एक होती है भाई आप में स्किल है, हुँ, एक होती है कि भाई आप में स्किल है लेकिन आप मेहनत नहीं करना चाहते, प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। हुँ, एक है कि आप में स्किल नहीं है, हुँ। मंच मिल गया है, लेकिन आप मेहनत में जी तोड़ काम कर सकते हो। तो वहां आप किसको वेटेज देते हैं, मेहनत को या स्किल को, या कोई एक ऑर्डर है, पहले मेहनत आती है या स्किल आता है, ये बाद में आ जाता है? अलग स्थिति में इसका अलग जवाब होगा। जी। पर बड़ा अगर लार्जली देखा जाए तो मुझे लगता है कि मेहनत से पहले आपका, तो मेरे को लगता है कि देखिए 2 तरह की मेहनत है, एक है शारीरिक मेहनत, एक है मानसिक मेहनत। जी। जो आपके डिसीज़न है वो ज़्यादा मुझे लगता है कि वेटेज है। हम्म। आपकी आपका शार्प होना, आपका स्किलफुल होना ज़्यादा ज़रूरी है। आपका मेहनती होना कम ज़रूरी है। मेहनत हम्म। आप करवा सकते हो। हम्म। डायरेक्शन देने वाले का रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डायरेक्शन वाली। डायरेक्शन देने वाले का ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट है। इसका जवाब ऐसे भी ले लीजिए ना, अगर मैं आज 4 आवर्स बिज़नेस को दे रहा हूँ, हम्म। तो मैं मेहनत तो नहीं कर रहा, हम्म। लेकिन आप डायरेक्शन बट दे मैं रहे हैं। डायरेक्शन दे रहा हूँ, मैं सही जगह सही चोट कर रहा और वो आज आपके पास years एंड years ऑफ एक्सपीरियंस, तजुर्बे के बाद आया है कि कहाँ पे चोट लगानी है। हूँ। डे 1 को भी हम्म। मुझे लगता है कि मेहनत आपके पेशेंस को तो बढ़ाती है, आपके धीरज को बढ़ाती है, हम्म। बट आप अगर डिसीज़न ही ठीक नहीं ले पाएँगे, तो हम्म। कैसे चलेगा? सर, आपने अपनी वाइफ के बारे में बातें करी, उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल आपकी लाइफ, आपकी सक्सेस, आपकी जर्नी में प्ले किया है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि यू मैरिड हर 4 टाइम्स ओवर। तो ये एक बड़ी ही यूनिक चीज है, एंड आई वाज वेरी क्यूरियस टू नो व्हाई वुड यू डू दैट इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ योर लाइफ जर्नी। वैसे जैसे ही आपने उनका नाम लिया ना, तो मेरे तो स्माइल बड़ी अच्छी आ गई मुँह मैंने देखा। पे। मुझे लगता है कि ज़िंदगी वही जो जी ली, आज में जिएँ, आज से जस्टिस करें, और हर वो चीज़ जो जायज़ है, जो नैतिक है और जो खुशी देती है, हम्म। उसे जी लेना चाहिए, इंतज़ार नहीं करनी चाहिए। जब आप कनेक्टेड होते हैं ना वो एक-दूसरे से, हम्म। तो आप उन्हें प्लीज़ करना चाहते हैं, आप उन्हें खुश रखना चाहते जी। हैं।
और आपकी खुशी क्या, आपकी ना एक निजी खुशी नहीं होती, कई बार खुशी आपकी सामने वाले की खुशी पे डिपेंडेंट हो जाती है। कि अगर वो खुश तो मैं और वो खुश। खुश होगा तो मैं खुश होऊंगा। हम्म। सारा जो है उन्होंने मेरी लाइफ में हर टाइम पे मेरा साथ। पहली बात जब हमारी मैरिज हुई तो हमारा फाइनेंशियल इनइक्वालिटी थी, कोई स्तर में अंतर था। उन्होंने मतलब हर छोटी से छोटी स्थिति में जो मेरा साथ दिया, वो आपको अंदर से आपको लगता है कि बहुत उधार है आप। जब मैरिज हुई पहली बात मुझे ये लगा कि शायद जीवन में कितना उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ा मेरे लिए, कितना उन्हें जिंदगी के उतार चढ़ाव देखने पड़े मेरे लिए। तो कोई एक भी खुशी ऐसी क्यों हो जिसे वो जी ना पाए। हम्म। तो ये चीज़ आपको इंस्पायर करती है जी। और आपको जवान रखती है, आपको जिंदा रखती है, खुशी देती है। मोहब्बत वही जो कह दी जाए। हम्म। ये दुनिया ना तब ऑकवर्ड होती है जब ऑकवर्ड नहीं होना चाहिए। हम्म। कि मंजिल नहीं सफर मांग, मंजिल नहीं सफर मांगता हूँ, बस उस राह आपसा हम सफर मांगता हूँ। क्या। हम सफर अच्छा है तो मंजिल नहीं चाहिए। हाँ। तो ये आपकी लाइफ की फिलॉसफी है किसी भी ध्येय में से लेने कि जिंदगी में हम हर एक को लगता है कि मंजिल 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 है। मंजिल में कहाँ मजा है, हाँ, मजा तो सफर में है। सफर हसीन होना चाहिए, सफर हसीन हो। बट यह है कि इज्जत की जानी चाहिए, इज्जत की जानी चाहिए, इज्जत बिल्कुल की की जानी जानी चाहिए। चाहिए। और अगर कोई आपको इज्जत दे रहा है, देखिए मुझे लगता है हम्बल होता क्या है जनरली ना, जो लोग बड़े हम्बल होते हैं लोगों को लगता है टिमिड है। उस अंतर को समझना चाहिए कि कोई आपसे प्रेम कर रहा है, बेशर्त प्रेम कर रहा है, आपकी बात को मानी जा रहा है, तो ये नहीं कि आप इस लायक हैं, हम्म। ये है कि वो अच्छा है। हम्म। तो अब आप रीपे करें। आप क्या कर सकते हैं, आप उन्होंने अपना किया, अब आप अपना कर्म सुधारें। हम्म। कई बार लोग उसको साइन ऑफ वीकनेस भी ले लेते साइन हैं। ऑफ वीकनेस। आपका चाइल्डहुड और आप अपने बच्चों का चाइल्डहुड देखते हैं, क्या फर्क है? कैसे आपने जो वैल्यूज सीखी वो पास ऑन करी, और जो वैल्यूज नहीं सीखी लेकिन उनको महसूस किया अपनी जर्नी में, वो भी पास ऑन करी? तो ये कल्चर कैसे नर्चर और कल्टीवेट आपने अपने बच्चों में किया, किस तरह का किया है, और कैसा होना चाहिए आज की जनरेशन को देखते हुए? मुझे लगता है कि बदलते वक्त के साथ जो नहीं बदलता जमाना उसे बदल देता है। हम्म। बदलते वक्त के साथ आपको बदलना तो जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि जो मेरे फादर का अपने फादर से रिश्ता था, अपने फादर से जो रिश्ता था वो मेरा मेरे फादर का रहा होगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है। नहीं। दो मुझे लगता है मुझसे बेहतर और अच्छा जानते हैं, जैसा आपको देख रहा हूँ। तो पेरेंटिंग की कोई किताब नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये तो आदमी का जब कोई बच्चा मैनुअल पैदा नहीं होता है, है कोई मैनुअल तो नहीं। अपने आप ही वो ऊपर वाला एक कनेक्शन सेट करता है, बताता जाता है, ये करते चलो। वैसे ना पेरेंटिंग कोई ये हेलीकॉप्टर जॉब नहीं है कि आप ऊपर हाँ। से लैंड किए और टॉप पे बैठ गए। पेरेंटिंग इज ए ग्रेजुअल जर्नी। ग्रेजुअल। मुझे लगता है कि पेरेंटिंग जीनी पड़ती है। आप ओवर द नाइट बच्चों के दोस्त नहीं बन सकते। नहीं। अगर बच्चे बना लेते हैं तो बच्चे ग्रेट हैं। ओवर द नाइट अब कोई भी फादर बच्चे का दोस्त नहीं बन सकता। ये एक जर्नी है, हम्म। आपको उसके साथ जीना पड़ता है, उसकी तरह जीना पड़ता है, उसके अनुसार जीना पड़ता है। हम्म। उसके सर्कमस्टांसिस में आज की स्थितियों के अनुसार आपको सोचना होता है कि आज इस स्टेज में क्या किया जाना चाहिए या क्या किया जाना चाहिए था। तो थोड़ा गलती है कि आजकल के बच्चों को लगता है कि पेरेंट स्कूल में ही है, और दूसरा उन्हें लगता है कि ये ऑर्थोडॉक्स है। हम्म। बट एक बात मैं अपने बच्चों को जो कहता हूँ और मैं आज की जनरेशन के बच्चों को कहना चाहता हूँ, वो ये कि जिंदगी में जिस भी रिश्ते पे इन्वेस्ट करो, हम्म। ये सोच के इन्वेस्ट करो कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद क्या वो रिश्ता आपके साथ खड़ा है। इतना सस्ता मत समझिए अपना टाइम, इतना सस्ता मत समझिए अपना अपॉर्चुनिटी। और दूसरा ये कहना चाहता हूँ आज के बच्चों को कि दुनिया में अगर कोई भी बच्चों का सबसे बेहतर सोच सकता है हम्म। और अनकंडीशनल सोच सकता है तो वो उसके पेरेंट्स। करेक्ट। हर जगह हर बच्चे को पेरेंट सेमिनार्स होते हैं, यही बोला है कि आपकी तरक्की में केवल एक और एक ही व्यक्ति खुश होता है, वो आपके माँ बाप। सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा। मैं छोटा था, मैं घर से क्या अपने मम्मा से थोड़ा सा झगड़ा करके घर से भाग गया। उस समय में बच्चे बच्चे भाग जाते थे घर से। तो अम्बाला में एक पार्क था, मैं वहां जाके बैठ गया। पहले स्टेशन गया, सोचा ट्रेन में चढ़ जाऊंगा, हिम्मत हुई नहीं। तो मैं पार्क में चला गया, वहां जाके बैठ गया। ओके। तो मेरे फादर पीछे से आए, कहते कि कल मम्मी ने थप्पड़ मारे ना। मैं क्या, हाँ जी, और कोई मेरा कसूर ही नहीं सी, हाँ। उन्हें एवं ही मैंने थप्पड़ मारते। कहते कि एक काम कर, मेरे को जिन्नी चीज़ां हैगियां
घर में जो छोटी मोटी चीज़ें, टीवी वी से रेफ्रिजरेटर, जो घर में जो पैसे थे, वो जिन्नी चीज़ें हैगियां, मेरा सारा घर, मकान, दुकान सब ले लो, एक काम करा दे, मेरी मम्मी मैंने एक थप्पड़ मार जाए। फिर उनके मम्मा नहीं थे, कहते एक काम करा दे कि मेरे मम्मी मैंने थप्पड़ मार जाए। मेरे को इतना ऐसा लगा आकाश, मैंने कहा यार ये कितना छोटा इंसान हूं मैं। उनका साथ होना ही ब्लेसिंग है, जिन्होंने खो दिया उन्हें पता है। आपने ये बात बोली, मेरे फादर 4th क्लास में होंगे, उन्होंने अपनी मदर को खो दिया। आज वो 74 के हैं। वो पिछले 60 साल से उनकी फोटो ढूंढ रहे हैं। बोले एक झलक दिखा दो। उन्होंने एक अपने हाथ से एक दरी बनाई थी। अच्छा, 1952 में मेरी दादी आपके ने। दादी जी ने? और वो दरी उन्होंने अपने बेटी को, जब वो शादी वादी हुई तो उन्होंने उसको ढूंढने में सालों लगाए और ढूंढ के लाया और अपने कमरे में फ्रेम करके उसको लगा रखा है। बोले यही शक्ल है, यही रह गया मेरे पास। पर उनके आपको पता हाथ है का। यहाँ उन्होंने क्या इन्वेस्ट किया? क्या इन्वेस्ट? हाँ, उन्होंने एक्चुअली एक मैसेज दिया हाँ आपको, आपके ब्रदर। हाँ आपने ऑब्जर्व किया? जी। क्योंकि हम ना क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि सब प्रीच करता है ये बन जाओ, ये बन जाओ, ये बन जाओ, खुद वैसे नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। जो हम हैं अगली जनरेशन वही सीखेगी। वही कितना इमोशनल, आपका कि 60 साल से फोटो ढूंढ रहे, वो दरी जो उन्होंने लगाई, उन्होंने इतना सारे रिश्तेदारों को इमोशनल। मिल लिया, उनसे बोला कि मुझे जरा बताओ कैसे दिखती थी, मुझे याद नहीं है, मैं फोटो बनवाता हूँ। अब जो उनको जानते थे वो भी नहीं रहे, तो बड़ी मुश्किल है। वो आज भी ढूंढ रहे हैं कि कहीं फोटो मिल जाए। जो आपने कहा खुश, उनकी किस्मत अच्छी है, किस्मत खुश नसीब है जिनको जिनको माँ बाप की मार माँ मिल बाप की रही मार है, पड़ी है। उनकी डांट मिल रही है, हाँ। आज भी वो बड़े खुश नसीब है। उनको समझ नहीं आ रहा, उनको उनको समझ नहीं आ रहा। उनकी ईगो हर्ट हो रही है, लेकिन उनको हाँ, समझ नहीं आ रहा कि वो प्यार करते हैं इसलिए सीधा करना चाहते हैं। आपने इतना कुछ सोसाइटी को, इंडस्ट्री को दिया है, तो फिलैंथ्रोपी एक स्पेस है जहां आजकल काफ़ी इस बारे में चर्चा हो रही है, गिविंग बैक टू सोसाइटी। तो आपके उस बारे में क्या ख्याल हैं, और क्या वो आप ही तक सीमित हैं, आपके परिवार तक हैं, आपके बच्चों में भी आज से हैं, या होने चाहिए? तो क्या सोचते हैं आप? अगर ईश्वर आपने आपको इस योग्य बनाया कि आप किसी एक की जिंदगी में भी परिवर्तन ला पाए, और अगर आप वो नहीं लाते तो आप अच्छी नींद नहीं सो सकते। नहीं, हमने एक मेरे फादर आई के डॉक्टर इंद्र कुमार जुनेजा उनका नाम है, तो उनकी याद में एक फाउंडेशन शुरू किया, IKJ केयर फाउंडेशन। ओके। तो मेरी सिस्टर राधिका और मेरी वाइफ सारा, उनका एक ही काम है, इस फाउंडेशन को वो रन करती हैं जी। और हालांकि अभी हम उतने ऑर्गेनाइज नहीं है जितने होने चाहिए, और उतना बेहतर भी नहीं कर पा रहे जितना हमें करना चाहिए। ओके। प्रयास कर रहे हैं, चीज़ें अपनी ओर से जितना टच किया जा सकता है कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि इसे भी ना कॉर्पोरेट की तरह प्रॉपर पूरा सिस्टम्स अगर चलाया जाए तो ज़्यादा लोगों को, अभी तो क्या है जितने लोगों तक आप पहुँचे आपने उतना किया और आप कर पा रहे हैं। इसके साथ एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ जी। कि अगर जो बिजनेसमैन है या कोई भी जो सिटीजन है, अगर वो अपने टैक्सेस को पूरी ऑनेस्टी से देता है ना, तो वो भी एक चैरिटी है। वो सबसे बड़ी फिलैंथ्रोपी है वो सबसे बड़ा था। अगर आप देश के लिए। हाँ, आप वहाँ टैक्स की चोरी कर रहे हो, इधर कर रहे हो, उधर कर रहे हो, यहाँ आप फिलैंथ्रोपी कर रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो। सबसे पहला काम, आप जो कमा रहे हो पूरी ऑनेस्टी से, पूरी ईमानदारी से, पूरे तरीके से कमाओ। उसके बाद आप फिर भी, अगर ईश्वर ने आपको इस योग्य बनाया है कि आप इस लायक हैं, तो उसके बाद आप आगे और लोगों को टच करें, देखें। क्योंकि कई बार क्या है, मैंने अभी कहा कि पुश की नहीं, सिर्फ नज की जरूरत है। कुछ जी। लोगों को सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत है। तो लास्ट में आप क्या एक लेसन, कोट या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? अगर किसी को आज FMCG इंडस्ट्री में आना है, कैसे वो इस इंडस्ट्री में एंटर करे, आज के सिनेरियो में कैसे इस इंडस्ट्री में एंटर किया जा सकता है, पहले मैं ये बताता हूँ। जी। बड़े बिजनेस छोटी गलतियों से गए हैं। बड़े बिजनेस छोटी छोटी गलतियों गलती की की वजह वजह से से मारे गए, गए। छोटी सी ब्रांड पोजीशनिंग गलत हुई। नैनो टाटा का प्रोडक्ट, करेक्ट। इतना मतलब पीपल फैसिनेटेड, अमेज्ड कि गाड़ी आ रही है, लखटकिया कार के नाम से कितनी फेमस है जी। बट सिर्फ पोजीशनिंग दुनिया की सबसे सस्ती कार, छोटी सी तो गलती थी पोजीशनिंग।
आपने कस्टमर से प्राउड ही छीन लिया। वो तो जो गाड़ी लेने को वेट जो आदमी करता गाड़ी था। ले रहा है, मैं गाड़ी लेके आया, अच्छा दुनिया की सबसे सस्ती कार लेके आया तू, तो वो पैसे ही नहीं है। हाँ, क्या कुछ किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक छोटी सी चीज ने पूरा का पूरा आपका कितना डैमेज किया। हम्म? मैंने कहा कि बड़े बिजनेस छोटी गलतियों से खत्म होते हैं। साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ, गलतियां, मैं ये कहता हूँ गलतियां करने से मत बचे, बट गलतियां छोटे पैमाने पे करें। तो छोटे पैमाने पे कैसे की जाए, उस जर्नी को डिस्कस करते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको एफएमसीजी इंडस्ट्री में आना है, सबसे पहला काम है अपनी कैटेगरी डिसाइड करें कि मुझे किस कैटेगरी में आना है, जहां से हमने बात शुरू की आज। जी। उस कैटेगरी में पहले तो कैटेगरी का पोटेंशियल देखें, कैटेगरी का स्कोप देखें, अपडेट्स देखें। कैटेगरी डिसाइड करने के बाद फिर उसमें अपना हीरो ब्रांड देखें। पूरी कैटेगरी तो लॉन्च नहीं करेंगे। लेट्स से आज स्किन केयर में आपने आना है, तो फेस वॉश लाना है या फेस क्रीम लाना है या फेशियल किट लानी है या नाइट जेल लानी है, क्या चीजें लानी, एक हीरो ब्रांड एंटर एक से करें। 25 प्रोडक्ट इकट्ठे ले आओगे, जस्टिस नहीं होगा। करेक्ट। एक हीरो ब्रांड अगर ओटीसी में आना है तरीके से, जी। एक हीरो ब्रांड डिसाइड करें या 2 कर लें, ठीक है, जो बिल्कुल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। हीरो ब्रांड डिसाइड करने के बाद उस हीरो ब्रांड का अगेन शेल लाइफ देखो, कमर्शियल वायबिलिटी देखो, प्रॉफिटेबिलिटी देखो, ये जी। सारी चीजें देखो। और अब उस स्लाइड बना के ना उस हीरो ब्रांड के कंपटीशन को क्लोजली देखो कि जो हमारा कंपटीशन है, जैसे मैंने बात की जी। कि अगर मेरा हीरो ब्रांड ये है तो मेरे कंपटीशन में कौन कौन से ब्रांड है, स्पेशली मेरा टीजी क्या है, फिर तो मैंने नीश में जाना है, मेरा टीजी क्या है। और अगर मैंने मिडिल क्लास लोगों को बेचना है तो मेरा टीजी क्या है अपने, क्योंकि टीजी के अकॉर्डिंग पैकिंग होगी। एक प्रोडक्ट आपने बनाया रूरल इंडिया के लिए है, तो वो आपका फैंसी फार्मेसीज पे नहीं बिकेगा, फैंसी स्टोर्स पे नहीं बिकेगा। वो जो बनाया फैंसी स्टोर्स के लिए, वो जाके रूरल इंडिया में नहीं बिकेगा। और अगर आपको पूरा पेनिट्रेट करना है तो उसके भी कई रास्ते हैं, बट देखा जाता है कि मैं मेजरली कहाँ के लिए टीजी डिसाइड करने के बाद या पैकेजिंग डिसाइड करेंगे जी। आप। अपना बल्क जो है, जो मेजर गलती, जैसे मैंने पहले कहा कि बल्क आपका, तो अब जो हमने बल्क बनाना है, ये नहीं कि पहले 5 टन का बैच बनवा लिया, पहले छोटा बैच बनवाया। जी। छोटा बैच बनवा के उसको पहले तो आप सैंपल रन लेंगे, ट्रायल रन लेंगे। आपने छोटा बैच बनाया, पायलट रन लिया, अब उसको आपने कंज्यूमर रिव्यूज लिए, ट्रायल किए अगेन। अब अगर आपको लगता है कि नहीं चीज़ें ठीक है, तब उसे मार्केट में भेजो। क्योंकि अगर मान लो प्रोडक्ट आपका अच्छा नहीं है, जितना एफर्ट इंसान करेगा उतनी जल्दी खत्म हो। तो प्रोडक्ट का अच्छा होना पहली शर्त है। अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं, कोर अच्छा होना चाहिए, कोर अच्छा होना चाहिए, एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। उसके बाद वो प्रोडक्ट अगर आपने बना लिया, अब उस प्रोडक्ट को आप मार्केट में भेजने के लिए तैयार हो, अगेन पायलट रन करो। प्रोडक्ट अच्छा बनाया, बट ये नहीं कि भैया पूरे हिंदुस्तान में फेंक दिया। एक दिल्ली में हो मार्केट तो सेट करो, दिल्ली से शुरू करो, 2 शहरों से शुरू करो, 3 शहरों से शुरू करो, 4 शहरों से शुरू करो। अगर मान लीजिए जैसे हम तो इश्तिहार की बात कर रहे थे आज, शहर में 50 इश्तिहार लगाने से अच्छा है कि छोटे से मोहल्ले में 50 इश्तिहार लगा दें। उससे क्या है कि आप वहां पर सबसे बड़े हो जाते हैं, वहां विजिबिलिटी आ जाती है, वहां लोगों को लगता है कि कुछ हुआ है, अदरवाइज वो गुम हो जाएंगे। करेक्ट। तो जहां भी करना है वहां पर एक प्रॉपर विजिबल हो और हैमरिंग अच्छी हो। ग्लोबल बजट अगर एडवर्टाइजिंग की बात करें, आज $1500 बिलियन है। एडवर्टाइजिंग को एक इन्वेस्टमेंट की तरह आदमी सोचे, प्रोडक्ट अच्छा करें, प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइज अच्छा करें, पायलट रन करके 4-5 शहरों से, फिर अगर आपने ठीक किया अब आप आगे बढ़ाएं उसे, अब स्केल करें। पहली गलतियां कर लेना। कंज्यूमर रिव्यूज, कस्टमर से कनेक्ट होना बड़ा जरूरी है अगर इस इंडस्ट्री में आना है तो। जी। यहाँ से आगे बढ़ना है तो एक फार्मूला है कि आपको जो आपके ऑडियंस से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला है कि फ्लाई लाइट। हाँ, एंड टू एंड बिजनेस सारा खुद नहीं करना, अपनी प्रायोरिटीज पे काम करो। एंड टू एंड बिजनेस हर एक में एंगेजमेंट करो, जो आपके करने का काम है वो करो। बाकी चीजें जैसे आज हम अपनी बात करते हैं, थर्ड पार्टी पॉसिबल है तो थर्ड पार्टी अब करवा लें, वहां पर अपना टीम रखें ताकि क्वालिटी इंश्योर रहे। मेजर बात है कि डॉट से डॉट सही मिलाएंगे तो पिक्चर सही बनेगी, बिल्कुल, और डॉट से डॉट गलत मिल गया तो पिक्चर गलत ही बनेगी, कुछ और ही निकल के आए। चीजें ठीक करें, अपना समझ के करें। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू so much for your time. Really enjoyed the conversation, and I hope our listeners will get some really beautiful and impactful golden nuggets from our conversation. Thank you very much.